जियाओक्सियाओ हमेशा की तरह वेई टिंग का हालचाल जानने के लिए उनके कमरे में गए। हल्का बुखार कम हो गया था, लेकिन उसके लीवर में रक्त गुण कम नहीं हुआ था। वह अभी भी एक कमजोर रोगी था। अपनी दवा खुद ले लो। सू जियाओक्सियाओ ने हेमेटोमा को हटाने के लिए 2 सूजनरोधी गोलियों और 3 कैप्सूलों से एक कटोरा भरा। वह जानती थी कि वह जाग रहा है। आप मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं? ऐसी विचित्र औषधि उसने कभी नहीं देखी थी। सू जियाओक्सियाओ हंसा। ओह, आप न केवल हमारे परिवार के दामाद बनना चाहते हैं, बल्कि आप मेरे परिवार के पैतृक रहस्य के बारे में भी पूछना चाहते हैं। कौन पूछना चाहता है? वी टिंग ठंडे स्वर में चले गए। फादर सू और सू एर्गो को नहीं पता था कि सू जियाओक्सियाओ ने वेई टिंग की चोटों का इलाज किया था। उन्होंने सोचा कि वेई टिंग ने अपने साथ रखी दवा की बोतल पर भरोसा किया है। वेई टिंग ने सोचा कि पिता और पुत्र को पता था कि सू जियाओक्सियाओ उसका इलाज कर रहा था। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि एक ग्रामीण महिला किहुआंग तकनीक में कुशल क्यों थी, लेकिन वह इस परिवार के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं था। इसलिए सू जियाओक्सियाओ का कवर नहीं उड़ाया गया। हालांकि सू जियाओक्सियाओ बेनकाब होने पर भी डरी नहीं थी। फादर सू और सू एर्गो के उसके प्रति अंध प्रेम के कारण उन्हें मूर्ख बनाना मुश्किल नहीं था। दूसरी ओर वी टिंग अधिक परेशान करने वाले थे। जब भी उसे मौका मिलता, वह निश्चित रूप से उससे कुछ राज उगलवा लेती। घर पर मांस था। आज नाश्ते के लिए सू जियाओक्सियाओ ने उबले हुए पकौड़े के कुछ टुकड़े बनाए, एक बर्तन में सब्जी पोर्क पसलियों का दलिया बनाया और कुछ शकरकंद भूने। कल रात जब सू एर्गो ने उनके लिए कुछ भूना, तो ऐसा लगा कि छोटी फलियां उन्हें पसंद आ गईं। चूंकि पूरा परिवार जा चुका था, सू जियाओक्सियाओ ने उनके लौटने पर उनके साथ नाश्ता करने की योजना बनाई। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं था। क्या वे गांव से बाहर टहल रहे थे? भूल जाओ, मैं पहले कुछ जलाओ लकड़ी उठाऊंगा। सू जियाओक्सियाओ वेई टिंग के लिए वनस्पति पोर्क पसलियों के दलिया का एक कटोरा लाया और पहाड़ के पीछे जंगल में भांग की रस्सी लाया। संयोगवश उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी लिटिल वू से हो गई। छोटी वू भी जलाओ लकड़ी लेने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वह गलती से गिर गई। न केवल जलाओ लकड़ी पूरी जमीन पर बिखर गई, बल्कि उसके पैर भी फंस गए। वो एक बड़ा पेड़ था जो जंगल में काट दिया गया था। एक वयस्क व्यक्ति के लिए इसे हिलाना आसान नहीं था, एक दुबले पतले छोटे वो की तो बात ही छोड़ दें। छोटा वो चिंतित और दर्द में था। हालांकि वह डरपोक थी और मदद के लिए चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। सू जियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि वो कितने समय से फंसी हुई थी, लेकिन वह दयनीय लग रही थी। सू जियाओक्सियाओ आगे चला गया। उसे देखकर छोटा वो भयभीत खरगोश की तरह कांपने लगा। सू जियाओक्सियाओ ने कुछ नहीं कहा और बस पेड़ के तने के एक छोर पर चला गया। इसे उठाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह थी फैटी होने की ताकत। यदि वह 90 पाउंड की सुंदरी होती, तो वह निश्चित रूप से इस बड़े पेड़ को उठाने में सक्षम नहीं होती। छोटी वू ने जल्दी से अपना पैर बाहर निकाला। टकराना, पेड़ वापस जमीन पर पटक गया। मैं थक गया हूँ। उसने नाश्ता नहीं किया था। सू जियाओक्सियाओ लिटिल वू के पास आते ही हौंफने लगी और अपने दाहिने पैर की जांच करने के लिए नीचे बैठ गई। यह सिर्फ एक चोट है। इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। क्या आप चल सकते हैं? छोटे वू ने डरते डरते सिर हिलाया और जमीन पर जलाओ लकड़ी उठाने के लिए नीचे झुक गया। उसे लंगड़ाते हुए देखकर सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी और जलाओ लकड़ी बांधने और उसे अपने कंधे पर ले जाने में उसकी मदद की। लगे रहो। छोटी वू ने उस छोटे बदमाश को देखा जिसने उसकी जलाओ लकड़ी छीन ली थी और उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ ने अपने दरवाजे पर जलाओ लकड़ी रखी और चली गई। दूसरी ओर सू एर्गो 3 बच्चों के साथ उच्च आत्माओं में लौटी। दीदी, हम वापस आ गए। सू जियाओक्सियाओ अभी अभी घर पहुंचा था। वहाँ केवल आप 4 ही क्यों हैं? पिताजी कहाँ हैं? सू एर्गो ने अपने पैरों के पास जलाओ लकड़ी देखी और भौहें चढ़ा लीं। बहन, तुम लकड़ी लेने गई थी। मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ।
पहाड़ पर मत जाओ, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। आपने मुझे नहीं बताया कि पिताजी कहाँ गए थे, सू एर्गो ने कहा। ओह, पिताजी को शहर बुलाया गया था। मेडिकल हॉल में, भाई सू, कृपया इस तरह से। एक युवक सू चेंग को दूसरी मंजिल पर चाय के कमरे में ले आया। भाई दाओ अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। सू चेंग ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, आप ऐसी जगह पर चाय क्यों पी रहे हैं? युवक मुस्कुराया लेकिन बोला कुछ नहीं। सू चेंग ने घर में प्रवेश किया। घर में अंधेरा था और लिनेमेंट और सुनहरी दर्द वाली दवा की तेज गंध उसकी नाक पर हमला कर रही थी। उसने अनायास ही भौहें सिकोड़ ली। झांग दाओ महोगनी कुर्सी पर बैठे। मंद रोशनी ने उसके चेहरे पर कमजोरी और पीलेपन को उचित रूप से रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सू वास्तव में एक व्यस्त व्यक्ति हैं। आप इतने सालों में मुझसे मिलने नहीं आए। सू चेंग हंसा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह झांग डाओ के पास वाली कुर्सी पर बैठने ही वाला था, झांग डाओ के पीछे बैठे एक ठग ने कुर्सी पीछे खींच ली। सू चेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। झांग दाओ ने सख्ती से कहा, कोई नियम नहीं है। जल्दी करो और भाई सू को सीट दिखाओ। हाँ, ठग ने कुर्सी पीछे धकेल दी। यह शक्ति प्रदर्शन था, एक पुरानी चाल। सू चेंग शांति से बैठ गया और मुस्कुराते हुए झांग दाओ से पूछा, भाई, आज तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? झांग दाओ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई सू, आप दूर जा रहे हैं। क्या हम नहीं मिल सकते? हम यहाँ पकड़ने के लिए हैं। इससे पहले कि सू चेंग अपनी बात समाप्त कर पाता, झांग डाओ ने उसे रोक दिया। फिफ्थ मास्टर ने कुछ दिन पहले मेरी तलाश के लिए किसी को भेजा था और पूछा था कि क्या मैं उनके साथ प्रीफेक्चर शहर तक चलने को तैयार हूँ। पांचवा मास्टर एक क्रूर व्यक्ति था, यहाँ तक काउंटी मजिस्ट्रेट ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। सू चेंग ने अपना कोसने वाला रवैया बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पांचवें मास्टर की देखभाल है। तुम्हारा भविष्य असीमित है। यह व्यक्ति पांचवें मास्टर द्वारा भेजा गया था। झांग डाओ ने अपने पीछे वाले ठग की ओर इशारा किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह साधारण नहीं दिखता। सू चेंग मुस्कुराया। भाई, क्या आप मुझे अलविदा कहने के लिए यहाँ आए हैं? चलो, मैं तुम्हें स्प्रिंग ब्रीज रेस्तरां में कुछ पे पिलाऊंगा। झांग डाओ अचानक मुस्कुराया। पीने कोई जरूरत नहीं है। भाई सू, जब आप इतने ईमानदार हैं, तो आप मुझे एक छोटा सा उपहार क्यों नहीं देते? सू चेंग ने तत्परता से कहा, आप क्या चाहते हैं? जब तक मेरे पास क्षमता है, मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए लाऊंगा। झांग दाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह आपके घर पर है। सू चेंग ने भौहें चढ़ा दी। मेरे घर पर? झांग डाओ दुर्भावनापूर्वक मुस्कुराया। आपकी अनमोल बेटी, सू दया। सू जियाओक्सियाओ ने बर्तन साफ और रसोई के पिछले दरवाजे से निकल गई। बगल की रसोई के पीछे छोटा वो जमीन पर बैठकर मकई तोड़ रहा था। यह दूसरी शाखा के न्यूदान के लिए बनाया गया था। आज सुबह उसने अचानक कहा कि वह हरी मिर्च और भुना हुआ मक्का खाना चाहता है। आप हमेशा काम क्यों करते रहते हैं? सू जियाओक्सियाओ की आवाज अचानक सुनाई दी और लिटिल वू फिर से कांप उठा। आह, कितना डरपोक! यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। भले ही सू जियाओक्सियाओ ने पिछले 2 मुकाबलों में लिटिल वू के प्रति अपनी दयालुता दिखाई थी, लिटिल वू अभी भी उससे बहुत डरता था। सू जियाओक्सियाओ ने मकई का एक भुट्टा उठाया और उसे अपनी हथेली पर थपथपाया। मैडम वू, मुझ पर एक एहसान करो। छोटे वू ने गहरी सांस ली। आखिरकार यह यहाँ था। फैटी सू उससे जबरन वसूली करने जा रहा था। मेडिकल हॉल में, झांग दाओ के बोलने के बाद, सू चेंग की अभिव्यक्ति स्पष्ट गति से ठंडी हो गई। झांग दाओ, आपका क्या मतलब है? सू चेंग ने उन्हें संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया था। झांग दाओ की मुस्कान गायब हो गई। आपका क्या मतलब है? क्या आपकी अनमोल बेटी ने आपको यह नहीं बताया कि वह कब वापस गई थी? क्या मुझे नाराज करके भाग जाना इतना आसान है? अगर मैं आज आपके पास वापस नहीं आया, तो मैं, झांग दाओ, भविष्य में अंडरवर्ल्ड में जीवित नहीं रह पाऊंगा। सू चेंग ने उस पर भौहें चढ़ा दी। क्या दाया ने तुम्हें चोट पहुंचाई?
उसने लंबे समय से देखा था कि झांग दाओ घायल हो गया था, लेकिन उसे वास्तव में झांग दाओ की परवाह नहीं थी। यदि झांग दाओ ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, तो वह पूछने की जहमत नहीं उठाते। झांग दाओ ने खर्राटा लिया। दिखावा करना बंद करो। यदि तुम उसे सौंपना नहीं चाहते, तो ठीक है। उसने एक खंजर निकाला और उन दोनों के बीच मेज पर घोंप दिया। एक हाथ छोड़ो। सू चेंग की नजर ठंडे खंजर पर पड़ी। अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? झांग डाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराए। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, तो मैं उस मोटू से बहस नहीं कर सकता। सू चेंग ने धीरे से मेज पर रखे खंजर को पकड़ लिया। झांग डाओ मजाक में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। भाई सू, क्या एक मोटी और मूर्ख बेटी के लिए अपना हाथ छोड़ना उचित है जिसकी शादी नहीं हो सकती? उस समय, जब हम हर जगह एक साथ यात्रा करते थे, तो भाई सू को कौन अच्छा अंगरक्षक नहीं कहता था। सू चेंग ने धीमी और खतरनाक आवाज में उत्तर दिया, आप फैटी किसे कह रहे हैं? झांग दाओ स्तब्ध रह गया। अगले सेकंड में सू चेंग के हाथ में खंजर उसके चेहरे के पास आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सू चेंग अचानक पागल हो जाएगा और उस पर हमला कर देगा। किसी को यह जानना था कि उसके 10 से अधिक भाई पिछवाड़े की रखवाली कर रहे थे। सू चेंग के लिए उन्हें यहाँ रास्ते में न देखना असंभव था। क्या उसे खुद को चोट पहुंचाने का डर नहीं था? वह बेदाग बाहर नहीं निकल पाएगा। वह घायल हो गया था और इस कदम से बच नहीं सका। हालांकि उसके पीछे एक शक्तिशाली सेनानी था जिसने तुरंत सू चेंग की दाहिनी कलाई पकड़ ली। हालांकि सू चेंग का कदम दिखावा था, या यूं कहें कि यह जानबूझकर उन दोनों को खिलाया गया था। उसके बाएं हाथ ने पहले ही बगल में रखे सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान को उठा लिया था और उसे झांग डाओ के सिर पर जोर से दे मारा था। झांग दाओ को मौके पर ही काट दिया गया। पीछे वाले लोग चाहकर भी उसे रोक नहीं सके। सू चेंग कई वर्षों से ग्रामीण इलाकों में खेती कर रहा था, जिससे लोग भूल गए कि वह उस समय कितना लापरवाह चरित्र था। ठग आगे आया और सू चेंग को मुक्का मारकर जमीन पर गिराने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से सू चेंग ने उसके सीने में लात मारी और वह जोर से जमीन पर गिर गया। सू चेंग ने झांग दाओ का कॉलर पकड़ लिया और उसे मुक्का मारा। मोटा हरामी, हुह, मोटा और बेवकूफ, हुह। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें उस समय डाकुओं से कैसे वापस पाया था? वो यह कैसे भूल गया कि उनका सामना पहाड़ी डाकुओं से हुआ था? अंगरक्षकों को लूट लिया गया था और उसे पकड़ लिया गया था। यह सू चेंग ही था जिसने उसे और उसके अनुरक्षक को बाहर लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कीमत स्वाभाविक रूप से भारी थी। सू चेंग का दाहिना हाथ लगभग अपंग हो गया था। वह केवल खेती करने के लिए अपने गृहनगर लौट सकता था। सू चेंग ने उसे सबक सिखाने के लिए जिस हाथ का इस्तेमाल किया वह अपंग दाहिना हाथ था। हालांकि वह बहुत कमजोर था, यह झांग डाओ को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त था, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। सू चेंग ने चाकू को जमीन पर दबाया और रगड़ा। उसकी बर्फ जैसी मुट्ठी उतरी। जब तक वह मर नहीं जाता, वह उसे पीट पीट कर मार डालेगा। झांग दाओ, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें उकसाया नहीं है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम्हारी मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जीने से थक गए हो। झांग दाओ को तब तक पीटा गया जब तक उन्हें अपनी जान पर शक नहीं हो गया। पिछवाड़े की रखवाली कर रहे ठगों ने स्वाभाविक रूप से शोर सुना था। हालांकि उन्होंने सोचा कि यह सू चेंग ही था जिसे पीटा गया था। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही उन्हें लगा कि कुछ गलत है। आखिरकार वे दौड़कर अंदर आए। इस समय झांग डाओ पहले से ही घायल था और मृत्यु के कगार पर था। हर कोई चौंक गया और सू चेंग पर झपट पड़ा। आमने सामने की लड़ाई या आमने सामने या तीन की लड़ाई में सू चेंग को कोई समस्या नहीं थी। हालांकि सू चेंग के लिए एक ही समय में 10 से अधिक पुरुषों से लड़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही घर में स्थिति उल्टी हो रही थी, अचानक एक छोटे से मोटे पैर ने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया।
सू जियाओक्सियाओ और सू एर्गो लकड़ी की छड़ें लेकर दौड़ पड़े। मेरे पिता को जाने दो। सू एर्गो कूद गया। जैसा कि कहा जाता है, नर्म कठोर से डरता था, कठोर कठोर से डरता था, और कठोर लापरवाह से डरता था। ये गुंडे स्वाभाविक रूप से अनुचित थे, और सू परिवार ने एक दूसरे की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की। एक दौर की लड़ाई के बाद 10 से अधिक गुंडे वास्तव में हार गए। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सू परिवार के 3 तानाशाह जोर जोर से हौंफने लगे। सू चेंग ने अपने हाथ में रखी छड़ी को झांग डाओ के पैरों पर फेंक दिया और हौंफते हुए कहा, झांग डाओ, इसे याद रखना। अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी हरा सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में दोबारा कोई विचार रखने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। वे तीनों मेडिकल सेंटर से चले गए। यह युद्ध एक दुखद दृश्य था। सू चेंग का दाहिना हाथ सुन्न था और उसके पैर में मोच आ गई थी। सू एर्गो ने चेहरे पर एक मुक्का मारा और थोड़ा खून बह गया। एकमात्र व्यक्ति जो घायल नहीं हुआ था वह सू जियाओक्सियाओ था। ऐसा नहीं था कि वह लड़ने में सर्वश्रेष्ठ थी। वह इतनी मोटी थी कि वास्तव में वह उतनी फुर्तीली नहीं थी। यह घर के 2 आदमी थे जिन्होंने उसके लिए सारी मारक क्षमता ले ली। तुम लोग यहाँ क्यों हो? सू चेंग ने पूछा। एर्गो ने कहा कि आपको झांग दाओ के अधीनस्थों द्वारा शहर में बुलाया गया था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि कुछ हुआ था, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू चेंग ने कहा, फिर मत आना, मैं इसे संभाल सकता हूँ। सू जियाओक्सियाओ रुका। क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैंने झांग दाओ को कैसे नाराज किया? सू चेंग ने बिना सोचे कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? चाहे कुछ भी हो, आप उसे उकसाएंगे नहीं। यह स्पष्ट है कि उसने आपको धमकाया। क्या आपको कष्ट हुआ? यह उत्तर, जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था, सू जियाओक्सियाओ को स्तब्ध कर गया। नहीं, उसने कहा। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लगी छोटी सी चोट बताने लायक नहीं थी। उसका रोना उसके शरीर की समस्या थी और उसकी चोट गंभीर नहीं थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर परेशानी मत पैदा करो। अच्छे बनो और एक अच्छे बच्चे बनो। अपने माता पिता को चिंता न करने दें। ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। वे आपके अलावा किसी और को निशाना क्यों नहीं बना रहे हैं? पहले अपनी समस्याओं का आकलन करें। जब सू जियाओक्सियाओ छोटी थी, तब उसने ये अधिकांश हार्दिक शब्द सुने थे। भले ही यह उसकी गलती न हो, फिर भी वे उसका स्पष्टीकरण कभी नहीं सुनेंगे। सिर्फ एक वाक्य के साथ, खुद के साथ सख्त रहें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उसने आसानी से अपने द्वारा झेले गए बहिष्कार और बदमाशी को दरकिनार कर दिया। सू जियाओक्सियाओ ने पिता सू की ओर देखा। क्या आप मुझे दोष नहीं देते कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि जब मैं वापस आया तो मैंने झांग दाओ को घायल कर दिया? अगर मैंने आपको बताया होता, तो आप आज उसे बिना सुरक्षा के देखने नहीं जाते। सू चेंग ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया। यह अच्छा है कि आपको नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, तो वह एक दिन मुझे ढूंढता हुआ आएगा। यह वैसा ही है। इसके अलावा, आप 16 साल के हैं, 60 के नहीं। आपको इतना सोचने की जरूरत क्यों है? 26, उसने अपने दिल में जोड़ा। दरअसल, वह इसे और अधिक अच्छी तरह से कर सकती थी। वह नहीं जानती थी कि उसने उसे पहले से क्यों नहीं बताया। यह मन की एक नाजुक स्थिति थी। वह इसका वर्णन नहीं कर सकी। जब वह सोच रही थी, सू चेंग ने फिर कहा, वैसे, तुम दोनों यहाँ हो। बच्चों को कौन देख रहा है? उनका दामाद बीमार था और 3 छोटे साथियों की देखभाल नहीं कर सका। बेशक, वो वेइटिंग पर भरोसा नहीं कर सकता था। वह आदमी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मुझे कोई मिल गया। शहर से गांव ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 6-7 मील। सू चेंग के टखने में मोच आ गई। भले ही उन्होंने कहा कि वे चल सकते हैं, फिर भी सू जियाओक्सियाओ एक बैलगाड़ी किराए पर लेने गया। यह पड़ोसी गांव का था। ओल्डली आज आसपास नहीं थे। 3 लोगों का परिवार बैलगाड़ी पर बैठा। सू जियाओक्सियाओ ने अचानक पूछा, 5वें मास्टर कौन हैं? जब वे अभी लोगों के उस समूह के साथ लड़ रहे थे,
तो उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, सू, क्या तुम्हें ऐसा करके 5वें मास्टर को अपमानित करने का डर नहीं है? भाई दाओ 5वें मास्टर का आदमी है। यह सही है। 5वां गुरु कौन है? सू एर्गो भी उत्सुक थी। सू चेंग ने लापरवाही से कहा, मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ और शहर में मेरा कुछ छोटा प्रभाव है। मैंने अपने शुरुआती वर्षों में उनके साथ बातचीत की है। प्रभावशाली लगता है, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू चेंग ने कहा, झांग दाओ की बकवास मत सुनो। वह 5वें मास्टर लीग में नहीं है। क्या होगा अगर वह 5वें मास्टर को जानता हो? सू एर्गो ने पूछा। सू चेंग ने खर्राटा लिया। ऐसा ही होगा। जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो उसे पार कर लेंगे। उसे इस तरह पीटा गया है। चाहे कुछ भी हो, उसे बिस्तर पर लेटना होगा और कुछ महीनों तक स्वस्थ रहना होगा। जब तक वह शिकायत करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सू एर्गो ने कमजोरी से कहा, क्या होगा अगर बहुत देर नहीं हुई? सू चेंग ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। आप किस ओर हैं? सू एर्गो को अन्याय महसूस हुआ। बैलगाड़ी चालक ने 3 लोगों के सू परिवार को जिंगहुआ गांव के आसपास भेजा। जाने से पहले, सू जियाओक्सियाओ ने उसे निर्देश दिया, कृपया हे टोनशेन के परिवार को बताएं कि मुझे परवाह नहीं है कि वह आएगा या उसका परिवार। संक्षेप में, एक बार 3 दिन पूरे होने पर, पैसे नहीं होने पर खून होगा। वह आदमी डर से कांपता हुआ चला गया। सू एर्गो ने सू जियाओक्सियाओ को एक अंगूठा दिया। उसकी बहन के पास एक आभा थी। हालांकि, बहन, वह हे तोनशेन के गांव से नहीं लगता। वह पूर्व में विलो गांव से है। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। जब वे तीनों गांव में दाखिल हुए, तो वे तीनों छोटे बच्चे 3 छोटे चूजों की तरह थे जो भोजन पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी भुजाएं पीछे फड़फड़ाईं और गांव की सड़क की ओर देखा। उन्हें देखकर तीनों छोटे बच्चे उनकी ओर भागे। दाहू, जियाओहू, एरहू। सू एर्गो की आंखें चमक उठीं। उसने 3 छोटे बच्चों को ले लिया, एक को अपने कंधे पर और 2 को अपनी बाहों में। काले चेहरे वाले 3 छोटे बच्चे शांत थे। छोटा वो डरते डरते सू जियाओक्सियाओ के पास गया और फुसफुसाया, वे यहाँ इंतजार करने आए थे। गांव के प्रवेश द्वार पर हवा तेज और ठंडी थी। उसे डर था कि फैटीसू बच्चों की अच्छी देखभाल न करने के लिए उस पर दोष लगाएगी। आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जियाओक्सियाओ ने यह नहीं सोचा कि लिटिल वू ने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने आपके लिए परेशानी तो पैदा नहीं की, है ना? छोटा वो एक पल के लिए झिझका। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। बात बस इतनी सी थी कि उन्होंने गांव के आधे बच्चों को रुला दिया। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। मैं यह जानता था। वे बहुत आज्ञाकारी हैं। छोटी वू ने खुद को संभाला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, आपके बेटों की देखभाल करना बहुत आसान है। सू जियाओक्सियाओ समझाने ही वाली थी कि वे उसके बेटे नहीं थे, लेकिन उसने इसे आराम करने देने का फैसला किया। जब वे ठीक हो गए, तो वह बच्चों के साथ चले गए। ये स्नैक्स वापस ले लो। सू जियाओक्सियाओ ने शहर से स्नैक्स के कुछ डिब्बे खरीदे। बेशक, वे जिंजी से नहीं थे। छोटा वो यह नहीं चाहता था। इसे लें। सू जियाओक्सियाओ ने उग्रता से कहा। छोटे वो ने घबराहट के साथ इसे स्वीकार कर लिया। अगर और कुछ नहीं है, मैं पहले निकलूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने उसे वापस भागते हुए देखा और सोचा, देखो वह कितनी डरी हुई है। वह भी दयनीय है। सू चेंग ने आह भरी। यह दुर्लभ था कि वह कंजूस नहीं था। लिटिल वू ने लियू शान के सबसे बड़े बेटे लियू पिंग से शादी की। जब लियू पिंग की मां ने उसे जन्म दिया तो उसे कठिन प्रसव पीड़ा हुई। बाद में, लियू शान ने दूसरी पत्नी, बिग वू से शादी की। हालांकि उनका उपनाम एक ही था, लिटिल वू का बिग वू से कोई संबंध नहीं था। बिग वू ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की शादी हो गई, और बेटा न्यू दान का पिता था। बिग वू को केवल अपने जैविक बेटे से प्यार था। इसके अलावा, लिटिल वू की केवल 2 बेटियां थीं, इसलिए लियूशान बिग वू के प्रति और भी अधिक पक्षपाती था। लियू पिंग और लिटिल वू ने शहर में कड़ी मेहनत की, जबकि दूसरी बेटी ने घर पर कड़ी मेहनत की। घर पहुंचने के बाद, सू जियाओक्सियाओ ने हमेशा की तरह वेई टिंग को दवा भेजी।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी शक्ल से हैरान था, लेकिन वेई टिंग 2 दिन पहले की तुलना में बहुत अधिक अंतर्मुखी थे और उन्होंने सू जियाओक्सियाओ से एक शब्द भी नहीं कहा। उसे ऐसी अवसादग्रस्त अवस्था में देखकर वह प्रसन्न थी। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया और रात के खाने के लिए तले हुए अंडे, स्केलियन तले हुए नूडल्स और गोभी और पोर्क बेली का एक कटोरा बनाने के लिए रसोई में चला गया। क्या वे मांस को ठीक करने से पहले इसे खत्म कर देंगे? दिन के दौरान एक तीव्र लड़ाई के बाद उन तीनों की बहुत अधिक सहनशक्ति समाप्त हो गई थी और उन्हें बहुत अधिक भूख लगने लगी थी। 3 छोटे बच्चे 3 गिलहरियों की तरह थे जो बहुत सारा खाती थीं। उसने विशेष रूप से चावल का एक अतिरिक्त बर्तन पकाया, यह सोचकर कि अगर वह इसे खत्म नहीं कर सकी, तो वह कल सुबह मिट्टी के बर्तन चावल बनाएगी। कुछ देर बाद बर्तन खाली हो गया। रात में सू जियाओक्सियाओ ने सू चेंग के लिए गर्म पानी का एक बेसिन ले लिया। सू चेंग बिस्तर पर लेटी फुफकार रही थी। काफी समय हो गया था जब उसका इस तरह किसी से झगड़ा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हड्डियां बिखर गई हों, विशेषकर उसके दाहिने हाथ और दाहिने टखने की। एक सुन्ना था और दूसरा असहनीय दर्द में था। पिताजी, मैं अंदर आ रहा हूँ। सू चेंग ने 1 सेकंड में अपनी हौंफना बंद कर दिया और सीधा बैठ गया। आप अभी तक सोए नहीं हैं? उसने गंभीरता से पूछा। मैं बाद में सोऊंगा। वह गर्म पानी बिस्तर तक ले गई। क्या? फादर सू ने सूंघा। चीनी दवा की गंध आ रही थी। क्या आपने दवा खरीदी? बेशक, उसने कोई दवा नहीं खरीदी। ये चीनी दवाएं थीं जिन्हें उसने पिछली बार बेस की फार्मेसी से प्राथमिक चिकित्सा किट में पैक किया था। उनमें दर्द को कम करने, सूजन को नियंत्रित करने और रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने का प्रभाव था। वेई टिंग का फिलहाल उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, मैं कल शहर गई थी और कुछ दवाएं खरीदी। अपने पैरों को अंदर रखें और उन्हें भिगोएं। सू चेंग ने अपना हाथ लहराया। बस उन्हें मेरे दामाद को दे दो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते रहते हो? सू जियाओक्सियाओ ने उग्रता से कहा। बस अपने पैर अंदर डालो। बूढ़े पिता सू ने आज्ञाकारी रूप से अपने पैर लकड़ी के बेसिन में रख दिए। उनके टखने में सिर्फ मोच आई थी। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। समस्या उसका दाहिना हाथ था। मेजबान की याद में फादर सू के दाहिने हाथ में एक पुरानी चोट थी। जब यह ठंडा और नम होता था तो यह भड़क उठता था। सबसे अच्छे रूप में यह दुखदाई होगा और सबसे बुरे रूप में यह स्तब्ध हो जाएगा। एक भ्रमणशील चिकित्सक गांव में आया था और उसने फादर सू के लिए दवा की कुछ खुराकें लिखी थीं। इसे लेने के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें दोबारा कोई समस्या नहीं हुई। आज वह झांग दाव से लड़ने के बाद फिर से घायल हो गया। यदि इस बार उन्हें ठीक नहीं किया जा सका, तो फादर सू का दाहिना हाथ पूरी तरह से अपंग हो जाएगा। अपनी बेटी को अचंभे में अपना दाहिना हाथ पकड़े हुए देखकर सू चेंग ने अपना गला साफ किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह ठीक है, दर्द नहीं होता। सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे हाथ का इलाज करने का एक तरीका सोचूंगा। उससे पहले बहुत अधिक ताकत का उपयोग न करें। सू चेंग ने सोचा कि उसकी बेटी उसके हाथ का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर से पूछने शहर जा रही थी। उन्होंने निराश होकर कहा, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ठीक है। आप इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे? वो अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथ का इलाज नहीं हो सकता। यहाँ तक शानदार चिकित्सा कौशल वाले यात्रा चिकित्सक ने भी केवल उसके दाहिने हाथ में दर्द को रोका था, लेकिन वह अपनी मूल ताकत वापस नहीं पा सका था। वह कभी भी बेहतर नहीं होगा। दादाजी सू का घर छोड़ने के बाद सू जियाओक्सियाओ फिर से सू एर्गो के घर गए। सू एर्गो शौचालय गई। तीनों बच्चे मेज के पास पंजों के बल खड़े होकर कुछ देख रहे थे। क्या तुम्हें कुछ नाश्ता चाहिए? सू जियाओक्सियाओ पास आया और पूछा। तीनों छोटे बच्चों ने अपना गोल सिर उठाया और सिर हिलाते हुए पलकें झपकाईं। खाना हो तो कहो। सू जियाओक्सियाओ ने ओसमंथस केक का एक डिब्बा उठाया और उन तीनों को देखने के लिए नीचे बैठ गया। वे तीनों चुप रहे। सू जियाओक्सियाओ, यदि आप कहें तो आप।
इसे ले सकते हैं। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सू जियाओक्सियाओ ने ऑस्मेंथस केक को हटाने और अपने कमरे से कुछ कैंडिड हॉथॉर्न्स लाने से पहले एक पल के लिए सोचा। वे तीनों तुरंत स्तब्ध रह गए। वास्तव में कैंडिड नागफनी ओसमंथस केक की तुलना में अधिक आकर्षक थी। सू जियाओक्सियाओ ने मनाते हुए कहा, हॉथॉर्न्स कैंडी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह बहुत लंबा और कठिन था और उन्होंने इसे सरल बना दिया। कैंडी, उन तीनों ने कहा, माँ। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गई। यह कैंडी है। सू जियाओक्सियाओ ने उन्हें ठीक किया। माँ। तीनों छोटे जिद्दी थे। सू जियाओक्सियाओ के सिर पर चोट लगी। पिछली बार यह सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो पुकार रहा था। इस बार वे तीनों चिल्लाए। हालांकि यह अच्छी बात थी कि एक बच्ची बोल सकती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो सकती थी। ये वाकई बहुत बड़ी और खूबसूरत गलतफहमी थी। वह उनकी माँ नहीं थी। 3 छोटे साथियों का सामना करते हुए जिन्हें सुधारा नहीं जा सका, सू जियाओक्सियाओ ने असहाय होकर आह भरी। ठीक है, खाओ। उसने उन्हें मीठी नागफनी सौंपी। आप केवल एक खा सकते हैं, अन्यथा आप बाद में सो नहीं पाएंगे। आप बाकी कल खा सकते हैं, समझे? इतना कहकर उसने उनके सिर पर हाथ फेरा और रसोई की ओर जाने लगी। तीनों बच्चों ने मीठी नागफनी पकड़ ली और उसकी ओर देखा। उनकी छोटी छोटी आकृतियां थोड़ी अकेली लग रही थीं। सू जियाओक्सियाओ ने रसोई में पानी उबलने तक इंतजार किया, लेकिन सू एर्गो अभी तक शौचालय से बाहर नहीं आई थी। एर्गो, वह शौचालय के गड्ढे में नहीं गिरा। वह ठीक था। सू जियाओक्सियाओ गर्म पानी की एक बाल्टी अपने कमरे में वापस ले गई। वह आज लड़ी थी और गंदी थी। उसे गर्म स्नान की जरूरत थी। वह अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि वेई टिंग के कमरे से हल्की खांसी की आवाज आई। वह सदमे में थी और अब स्नान जारी नहीं रख सकी। वह तुरंत अगले दरवाजे पर चली गई। वेई टिंग जो पानी पी रहे थे उससे उनका दम घुट गया। जब उसने देखा कि कोई आ रहा है, तो उसने जल्दी से कप को वापस स्टूल पर रख दिया, पीछे मुड़ा और सू जियाओक्सियाओ की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। सू जियाओक्सियाओ ने इस अजीब आदमी को देखा, फिर स्टूल पर आधे गिरे हुए चाय के कप को देखा, और ठंडे स्वर में उपहास किया। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इधर उधर न घूमें, खासकर जब आप उठते हैं या करवट बदलते हैं। अन्यथा यह फिर से आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनेगा। यहाँ तक जेनिथ हेवन इमोर्टल भी आपको नहीं बचा सकता है। वेई टिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चूंकि वह ठीक था, सू जियाओक्सियाओ का अब और रुकने का इरादा नहीं था। हालांकि जैसे ही वह मुड़ी, उसने अचानक कुछ सोचा और उससे पूछने के लिए रुक गई, तुम्हारे बेटे कितने साल के हैं? वेई टिंग अभी भी उसकी ओर पीठ किए हुए था। 2.5। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसने फिर कहा, उनमें से सबसे बड़ा, दूसरा और तीसरा कौन है? वेई टिंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जिसके पास एक बाल है वह सबसे बड़ा है। जिसके 2 बाल हैं वह दूसरे स्थान पर है और जिसके 3 बाल हैं वह तीसरे स्थान पर है। क्या फादर सू ने सचमुच सही अनुमान लगाया था? सू जियाओक्सियाओ हैरान रह गया। फिर उन्हें क्या कहा जाता है? आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वेई टिंग थोड़ा सावधान लग रहे थे। सू जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ मोड़े। अगर आप यह नहीं कहना चाहते तो इसे भूल जाइए। अब से मैं उन्हें दाहू, एरहू और जियाओहू कहूंगा। वेई टिंग ने भौहें चढ़ा ली और झिझकने लगे। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा और हल्के से खांसने लगा। ठीक है, आपके लिए बाहर आराम करना ठीक है, लेकिन क्या आपको चिंता नहीं है कि बच्चे इतने लंबे समय के बाद वापस नहीं जाएंगे? क्या वेई टिंग को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, उनकी माँ। वेई टिंग चुप थे। थोड़ी देर बाद वह फुसफुसाए, वह मर गई। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पत्नी को नहीं जानता था। वह मेरी पत्नी नहीं है। क्या क्या बकवास है? उसने आपके लिए 3 बेटों को जन्म दिया, लेकिन अंत में आपने उसे कोई दर्जा भी नहीं दिया। बदमाश। सू जियाओक्सियाओ गुस्से में चला गया। वह है। वेई टिंग आधे रास्ते में थे जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
उसने पलटकर देखा कि सू जियाओक्सियाओ पहले ही बाहर जा चुका था। उनकी भौहों पर बल पड़े। सू जियाओक्सियाओ फिर से सू इरगो के घर गया। वे तीनों बिस्तर पर लेट गए और सो गए। उन्होंने अपने आप को कंबल से नहीं ढका और बिना एक भी खाए सू जियाओक्सियाओ द्वारा दिए गए मीठे फल अपने पास रख लिए। वे स्पष्ट रूप से उन्हें खाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि वे दुखी थे? क्या उसकी बातों से उनके युवा दिलों को ठेस पहुंची थी? सू जियाओक्सियाओ ने उनके ऊपर कंबल खींच लिया। बहन, सू जियाओक्सियाओ कांप गया और उसकी ओर घूरने लगा। तुमने मुझे डरा दिया। अपनी आवाज धीमी रखो। वे सो रहे हैं। ओह, सू एर्गो ने अपना सिर खुजलाया और घर में चला गया। वह फुसफुसाया, बहन, तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया? बैठो। सू जियाओक्सियाओ ने अपने बगल के स्टूल की ओर इशारा किया। सू एर्गो आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी चोटों की जांच की और मरहम की एक बोतल लेने के लिए वेई टिंग के कमरे में गया। उसने इसे सावधानी से सू एर्गो के घावों पर लगाया। उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और कंधे पर भी खरोंच थी। अगर दर्द हो तो मुझे बताओ, उसने कहा। सू एर्गो मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया। हे, दर्द नहीं होता। बहन। सू जियाओक्सियाओ ने उसके लिए दवा लगाना जारी रखा। सू एर्गो ने सोच समझकर कहा, मुझे लगता है आपने अपना सिर तोड़ने से पहले पिताजी और मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया है। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से पूछा, क्या ऐसा है? सू एर्गो ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, आपने पहले मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे या मेरे लिए दवा नहीं लगाई। पिताजी सही कह रहे हैं। एक महिला तब अलग होती है जब उसके पास पति होता है। बहन, मैं भविष्य में जीजाजी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। वे टिंग फिर से क्यों शामिल थे? उस आदमी ने न केवल घर पर मुफ्तखोरी की, बल्कि वो उसके काम का श्रेय भी लेता रहा। अगर मैं उसके साथ नहीं सोऊंगा तो मैं सचमुच हार जाऊंगा। दीदी, आपने क्या कहा? सू एर्गो ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। सू शियाओक्सियाओ ने अपनी बाहें क्रॉस की और गर्व से कहा, उसके सुअर जैसे चेहरे के साथ मैं आसानी से पोस्टकोइटल डिस्फोरिया में प्रवेश कर सकती हूँ। सू एर्गो, मेरी बहन फिर से हरकत कर रही है। मुझे उसका एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है। रात में सू जियाओक्सियाओ ने गर्म स्नान किया और कंबल के नीचे लेट गया। उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। उसके मन में कुछ बातें चलने लगीं। सबसे पहले घर की स्थिति थी। पिछली बार उसने लगभग 5 टन चांदी खर्च की थी। जो कुछ बचा था वह 15 टन चांदी थी जो हे टोनशेंग पर बकाया थी। यह बुरा नहीं लगता था, लेकिन पूरा परिवार इतना खा सकता था। उस मरीज वेई टिंग को छोड़कर बिना किसी आय के ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वे वह सब कुछ खा लेंगे जो वे खर्च कर सकते थे। लगता है मुझे पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। गरीबी से दूर भागने की बात भूल जाओ। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी फादर सू के हाथ की चोट। इस तरह की पुरानी चोट का इलाज करना सबसे कठिन था। बेस फार्मेसी सेना में सबसे बड़ी फार्मेसी में से एक थी। अंदर कई नव विकसित विशेष औषधियां थीं। दुर्भाग्य से उसने पिछली बार वेई टिंग के इलाज के लिए केवल कुछ आपातकालीन दवाएं ही पैक की थीं। काश वह फिर से अंदर जा पाती। सू जियाओक्सियाओ ने प्राथमिक चिकित्सा किट को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उस रात उसने बेस की फार्मेसी का सपना नहीं देखा और सुबह होने तक सोती रही। सू जियाओक्सियाओ थोड़ा निराश हुआ। क्या ट्रांसमाइग्रेटर्स लोगों के लिए केवल एक ही लाभ है? अगर उसे पता होता तो वह और दवा खा लेती। चूंकि वह फार्मेसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल शहर के मेडिकल सेंटर में ही जाकर देख सकता था। उसने कपड़े पहने और घर से निकल गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कल की लड़ाई से इतनी थक गई थी कि वह 2 दिन पहले की तुलना में देर से उठी। यह उसके शेड्यूल के सापेक्ष था। परिवार के बाकी सदस्य अभी भी बिस्तर पर सपने देख रहे थे। वह नहाने के लिए पिछवाड़े में गई और बेसिन में पानी पर अपने प्रतिबिंब के माध्यम से खुद को देखा। वह कुछ दिनों से यहाँ थी, लेकिन उसने अपना चेहरा ध्यान से नहीं देखा था। वह थोड़ी मोटी और गोल मटोल थी,
लेकिन उसके चेहरे मोहरे बुरे नहीं थे। उसकी भौहें घनी और सुडौल थीं। उसकी बादाम के आकार की आंखें गोल और बड़ी थीं, और उसकी नाक संकीर्ण और लंबी थी। उसके होंठ लाल और भरे हुए थे। जब वह मुस्कुराती थी तो दो छोटे छोटे डिंपल पड़ते थे। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर, यदि वह पतली हो सकती, तो वह निश्चित रूप से थोड़ी सुंदर होती। सू जियाओक्सियाओ सफेद उबले हुए बंस की एक टोकरी पकाने के लिए रसोई में गई। उसने शकरकंद दलिया का एक बर्तन भी बनाया और 10 अंडे पकाए। उन्होंने अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल किया और इसे ज्यादा सख्त नहीं किया। उदाहरण के लिए, उसने पूरी तरह से परहेज करने के बजाय अभी भी कुछ ब्रेस्ड पोर्क खाया। वजन कम करना एक क्रमिक चीज थी। कोई भी आंख बंद करके भूखा नहीं रह सकता या अचानक बहुत साफ सुथरा भोजन नहीं कर सकता। अन्यथा यह निश्चित रूप से लोलुपता को जन्म देगा। अब उसके पास एक बड़ा आधार था। अगर वह लापरवाही से घूमती और व्यस्त हो जाती, तो उसका वजन धीरे धीरे कम हो जाता। नाश्ते के बाद, सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो को जगाने गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने कंबल के नीचे 3 छोटी गेंदों को घूमते हुए देखा। क्या वे जाग रहे थे? कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचकर सू जियाओक्सियाओ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। माँ के बिना एक बच्चा पहले से ही काफी दयनीय था, लेकिन उनके पिता इतने अविश्वसनीय थे। क्या यह सिर्फ उसकी माँ को बुलाना नहीं था? इसे इतनी गंभीरता से क्यों लें? यदि वे उसे यही कहकर बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा ही होगा। वह कुछ भी नहीं खो रही थी। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद, सू जियाओक्सियाओ ने धीरे से 3 छोटे साथियों के कंबल खोले। उन तीनों ने उसे अचंभित होकर देखा। सू जियाओक्सियाओ जोर से हंसने लगा। उन तीनों ने झट से हाथ ऊपर उठाया और शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। सू जियाओक्सियाओ जोर से हंसा। उसने सू एर्गो को नहीं जगाया। सू एर्गो गहरी नींद में सो रही थी। उसने मूल रूप से सू एर्गो को जगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल दिया। मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? आधे घंटे बाद, सू जियाओक्सियाओ 3 चुलबुले बच्चों के साथ चला गया। सू जियाओक्सियाओ पैदल शहर जा सकता था, लेकिन 3 बच्चे नहीं जा सकते थे। सौभाग्य से, ओर्ली की बैलगाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर थी। देखने से लग रहा था कि वह भागने ही वाला था। यहाँ देर से आने की अपेक्षा जल्दी पहुंचना बेहतर है। वह बच्चों के साथ चल दी। कुछ ग्रामीण बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वह बैलगाड़ी लिए जा रही है, तो वे सब तितर बितर हो गए। केवल छोटा वो ही रह गया। परिवार के घर में नमक और सुइयां खत्म हो गई थीं, इसलिए उसकी सास ने उसे कुछ खरीदने के लिए शहर जाने के लिए कहा। वह अब भी फैटी सू से डरती थी। क्या आप नहीं जा रहे हैं? सू जियाओक्सियाओ, जो पहले से ही बैलगाड़ी पर था, ने पूछा। छोटी वो खुद को संभालने और बैलगाड़ी में चढ़ने से पहले एक पल के लिए झिझकी। सू जियाओक्सियाओ 3 बच्चों के साथ एक तरफ बैठी थी, और लिटिल वू उसके सामने बैठा था। उसके साथ चावल और अनाज का ढेर था जिसे बेचने में ओर्ली ग्रामीणों की मदद कर रहा था। छोटा वो कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। वह कहना चाहती थी कि कल के नाश्ते स्वादिष्ट थे। यह पहली बार था जब उनकी दोनों बेटियों ने शहर का नाश्ता खाया था। जैसे ही बैलगाड़ी गांव के प्रवेश द्वार से निकली, वांग लाइजी उसमें सवार हो गई। उसने फैटी सू को देखा और दंग रह गया। क्या यह फैट लास सू है? क्या आप अपने बेटों को शहर ला रहे हैं? उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। 3 लोगों का सू परिवार गांव में गुंडे थे। यह वांग लाइजी वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने कई गुप्त काम किए थे और वह विशेष रूप से व्यभिचारी था। सू जियाओक्सियाओ को उससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने फैटी सू को उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसने डरपोक छोटी वो की ओर देखा और उसके पास बैठने से पहले मुस्कुराया। दीदी, क्या आप शहर जा रही हैं? वो लिटिल वो की ओर झुक गया और कहा। छोटा वो असहजता से एक ओर हट गया। वांग लाइजी उसके पास बैठी रही। आप क्या खरीद रहे हैं? मैं इसे बाद में प्राप्त करने में आपकी सहायता करूंगा। उसका पैर पहले से ही लिटिल वो को छू रहा था।
हालांकि लिटिल वू कितना भी हिले, वह बेशर्मी से उसके करीब चिपक गया और लापरवाही से उसके पीछे पहुंचने का नाटक किया। छोटे वू का शरीर अकड़ गया। वांग लाइजी बुरी तरह मुस्कुराए। अगले सेकंड में सू जियाओक्सियाओ खड़ा हुआ और उसे बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। बूढ़े ली को पता नहीं चला कि क्या हुआ था और उसने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी। क्या गलत? उसने पूछा। वांग लाइजी का सामने का दांत टूट गया। उसने मुंह से खून थूका और जोर से कहा, फैटी सू, तुमने मुझे लात क्यों मारी? छोटे वू ने सू जियाओक्सियाओ को लाल आंखों से देखा। सू जियाओक्सियाओ ने एक स्टूल पर कदम रखा और अहंकार से कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो ऐसा ही करो। क्यों? क्या तुम नाखुश हो? आप? वांग लाइजी ने लिटिल वू पर नजर डाली। क्या फैटी सू लिटिल वू के लिए खड़ा था? असंभव, फैट सू इतना दयालु नहीं था। लेकिन उसने उसे उकसाया नहीं। चाहे जो भी हो, वांग लाइजी इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन वह वास्तव में फैटी सू से यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वह उन्हें कोई स्पष्टीकरण देगा। वह शाप देकर चला गया। बूढ़े ली ने कुछ नहीं कहा और बैलगाड़ी चलाना जारी रखा। सू जियाओक्सियाओ ने यह नहीं पूछा कि लिटिल वो कैसा है, न ही उसने उसे सांत्वना दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है जो उसे अभी नहीं देखना चाहिए था। वह वास्तव में वांग लाइजी को पसंद नहीं करती थी। बैलगाड़ी बाजार के प्रवेश द्वार पर रुकी। सू जियाओक्सियाओ ने 3 बच्चों को बैलगाड़ी से उतार दिया। छोटा वो भी कार से बाहर निकला। उसने साहस जुटाया और सू जियाओक्सियाओ से फुसफुसाकर बोली, धन्यवाद। सू जियाओक्सियाओ कल मेडिकल सेंटर गया था और उसे रास्ता याद आ गया। वह 3 छोटे बच्चों को हलचल भरी सड़क पर ले गई, जिससे कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित हुआ। शुरुआत में 3 बच्चे दुर्लभ थे, ऐसे मनमोहक लोगों की तो बात ही छोड़ दें। चूंकि वे कल दिखावा करने के लिए गांव गए थे, उन तीनों ने सोचा कि वे वही करने के लिए शहर में थे। वे अपनी छाती फुलाकर छोटे छोटे अहंकारी कदमों से चले। राहगीर हंसी से मरने वाले थे। हर कोई क्यों हंस रहा है? सू जियाओक्सियाओ बुदबुदाया और तीनों बच्चों की ओर देखने के लिए मुड़ने ही वाला था। इसी समय एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, कोचवान घबराकर चिल्लाया। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा और उसे खींचा नहीं जा सका। आप तीनों, सू जियाओक्सियाओ तीनों बच्चों को जल्दी से किनारे जाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन जब वह मुड़ी, तो उसने देखा कि 3 छोटे बच्चे पहले से ही एक बनकर के पीछे छिपे हुए थे। नहीं, उस मोटे आदमी के पीछे। उनमें संकट की भावना काफी प्रबल थी। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। सू जियाओक्सियाओ ने अभी एक छोटी लड़की को पकड़ा था जो उसके पैरों पर गिरी हुई थी, तभी एक फेरीवाले की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और लगभग छोटी लड़की के ऊपर चढ़ गई। भागती हुई गाड़ी भीड़ पर चढ़ने ही वाली थी। पलक झपकते ही ब्रोकेड कपड़ों में एक युवक दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकला और बिना किसी हिचकिचाहट के घोड़े की ओर बढ़ गया। उसने अकेले ही घोड़े को सफलतापूर्वक नीचे गिरा दिया। आदमी और घोड़ा सड़क पर भारी मात्रा में गिर गए। लगभग उसी समय सू जियाओक्सियाओ ने उसके सामने गाड़ी को लात मारने का अवसर लिया। गाड़ी उड़ गई और उस गाड़ी से जा टकराई जो जड़ता द्वारा बाहर फेंक दी गई थी। गाड़ी बूढ़े जोड़े के सामने रुकी जो समय रहते भाग नहीं सके। बूढ़े जोड़े ने गाड़ी को करीब से देखा और इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर ढीले पड़ गए। नीचे गिराए जाने के बाद घोड़े ने कई बार संघर्ष किया। युवक ने रुमाल निकाला और उसका मुंह व नाक बंद कर उसे गिरा दिया। युवक घायल लग रहा था और काफी दर्द में दिख रहा था। सू जियाओक्सियाओ उसके पास आया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? युवक ने अपना बायां हाथ ढक लिया। नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसके पीछे की दुकान से एक महिला की चीख की आवाज आई। युवा मास्टर, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। यह दुकान जिनजी शहर की सबसे महंगी नाश्ते की दुकान थी। जो परेशानी में था वह शाही नीले ब्रोकेड कपड़ों में एक 5 साल का लड़का था। अभी वह चीनी में तली हुई अखरोट खा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक युवक के घोड़े से हुई। घोड़ा उसकी खिड़की के नीचे गिर गया।
भारी हंगामे ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया और चेस्टनट पर उसका दम घुटने लगा। उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। नौकरानी डर गई, लेकिन वह डॉक्टर नहीं थी। चीखने चिल्लाने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। सू जियाओक्सियाओ ने युवक की उखड़ी हुई बांह पकड़ ली और उसे अपनी जगह पर रख दिया। फिर युवक के आश्चर्य की परवाह किए बिना वह तेजी से जिनजी के पास पहुंची। तुम क्यों रो रहे हो? जल्दी करो और डॉक्टर ढूंढो। मेडिकल सेंटर ठीक सामने है। जल्दी से बच्चे को ले आओ। यह जिन जी का दुकानदार था। नौकरानी पहले से ही घबराई हुई थी। वह 5 साल के बच्चे को कैसे ले जा सकती थी? एक दयालु युवक आगे बढ़ा और छोटे लड़के को उसकी गोद से उठा लिया। सू जियाओक्सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने उसका रास्ता रोक दिया। मुझे बच्चा दे दो। युवक ने गांव की उस मोटी लड़की को अजीब नजरों से देखा जो अचानक सामने आ गई थी। आप कौन हैं? सू जियाओक्सियाओ ने उस छोटे लड़के की ओर देखा जो धीरे धीरे होश खो रहा था और गंभीरता से कहा, मुझे बच्चा दे दो। वह मर रहा है। इस बच्चे में जाहिर तौर पर ऑक्सीजन की कमी थी। सामान्यतया यदि किसी को 1 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन से वंचित रखा जाए तो उसकी सांस रुक जाएगी। यदि कोई 3 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहता है तो मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यदि कोई 6 मिनट से अधिक समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहता है तो उसके शरीर के अंगों को अपरिवर्तनीय क्षति होगी और व्यक्ति का दम भी घुट सकता है। युवक ने भौहें सिकोड़कर कहा, छोटी बच्ची, परेशानी मत करो। मुझे इस बच्चे को मेडिकल सेंटर भेजना है। एक ग्राहक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह गांव की लड़की कहाँ से आ गई? क्यों परेशान कर रहे हो? दोनों बूढ़ों ने सिर हिलाया। इस तरह झांग परिवार की मृत्यु हो गई। उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। यह सही है। मेडिकल सेंटर जाने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। सू जियाओक्सियाओ ने डॉक्टरों के चिकित्सा कौशल पर सवाल नहीं उठाया और युवक से कहा, चिकित्सा केंद्र बहुत दूर है। आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। ये कैसा मजाक था? दरअसल गांव की एक छोटी सी मोटी लड़की ने कहा कि वह ऐसी खतरनाक दम घुटने वाली बीमारी का इलाज कर सकती है। किसी ने सू जियाओक्सियाओ पर विश्वास नहीं किया और किसी ने उसे बच्चा देने की हिम्मत नहीं की। इतने में दुकानदार उछलकर बाहर आ गया। यह बदबूदार औरत कहाँ से आई? रास्ते से हट जाओ। क्या तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो? उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं। संक्षेप में कहें तो उसकी दुकान में कुछ नहीं हो सकता था। तर्क समझ में नहीं आया। समय कम था, इसलिए सू जियाओक्सियाओ केवल बल का प्रयोग कर सकता था। माफ करें, उसने युवक को लात मारी और उस आदमी को दर्द से कराहते हुए छोड़ दिया गया। सू जियाओक्सियाओ ने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह बच्चा छीन रही है। दुकानदार चिल्लाया। जब सभी ने देखा कि गांव की एक मोटी लड़की जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में परेशानी पैदा करने आई है, तो वे सभी क्रोधित हो गए। बेवकूफ लड़की, अगर तुम उस बच्चे को जाने नहीं दोगी, तो हम तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहेंगे। एक मोटे आदमी ने सू जियाओक्सियाओ की नाक की ओर इशारा किया और कहा, मिस, यह बच्चा मरने वाला है। परेशानी मत पैदा करो। तुम क्या चाहते हो? चलो अच्छे से बात करते हैं। एक मरते हुए बच्चे को बंधक मत बनाओ। उसे उसका इलाज करने दो। जब हर कोई बात कर रहा था, अचानक दरवाजे पर एक शांत युवक की आवाज सुनाई दी। हर कोई स्तब्ध रह गया। भीड़ लगभग स्वतः स्फूर्त ढंग से आगे बढ़ी। वह विलासितापूर्ण वस्त्र पहने हुए एक सुंदर युवक था। उसकी जेड जैसी भौहें और लंबा शरीर था। वह सुंदर था और उसकी कमर से एक अमूल्य जेडाइट लटकन लटका हुआ था। उनके कंधे के ब्लेड और कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन उनकी महान और अलौकिक आभाहीन नहीं थी। लॉबी खामोश हो गई। वह सू जियाओक्सियाओ के पास आया और एक एक शब्द करके कहा, आप उसका इलाज करें। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। मुझे एक कुर्सी दो। युवक ने चाबुक से हमला किया और एक कुर्सी को पलट दिया। वह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट थे। जल्द ही
किसी ने उसे उस युवक के रूप में पहचान लिया जो अभी सड़क पर घोड़े से टकरा गया था। इस बार हर किसी ने जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ जल्दी से बैठ गई और बच्चे को अपनी बाईं बांह पर लेटने दिया। उसने अपनी हथेली उसकी ठुड्डी के नीचे रख दी। फिर वो उसकी पीठ के पीछे की जगह को थपथपाने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5वें थप्पड़ पर बच्चे ने अचानक चेस्टनट उगल दिया। बच्चे की सांसें थम गईं और वह फूट फूट कर रोने लगा। देखने वाले इतने सदमे में थे कि अवाक रह गए। बच्चे के रोने से नौकरानी जाग गई। वह झपट कर आए और बच्चे को कसकर गले लगा लिया। वू यंग मास्टर, आपने मुझे इतना डरा दिया। मेहमानों और राहगीरों ने उसे घेर लिया। एक आंटी ने कहा, रोना बंद करो। बच्चे को थोड़ा पानी दो। बगल में एक व्यापारी ने उसे चाय दी। बच्चे को दोबारा अखरोट खाने न दें। एक बूढ़े आदमी ने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अभी यह सब उस लड़की के लिए धन्यवाद है। जल्दी करो और उसे धन्यवाद दो, अन्यथा आपका युवा स्वामी बचाया नहीं जाता। यह पहली बार है जब मैं इस उम्र तक जीवित रहा हूँ। वह लड़की कहाँ है? सू जियाओक्सियाओ ने जिन जी को छोड़ दिया। वह अभी अन्य लोगों को बचाने की जल्दी में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि तीनों बच्चे कैसे कर रहे हैं। वह सड़क पार कर गई। वह स्थान जहाँ 3 छोटे बच्चे खड़े थे वह खाली था। उसकी भौहें उछल गईं। दाहू, एरहू, सियाओहू। जैसे ही वह चिंतित महसूस कर रही थी, 3 छोटे बच्चे एक आभूषण की दुकान से बाहर भागे। मैडम, आपका बच्चा, दुकान सहायक ने उसे याद दिलाया। जो महिला गहने चुन रही थी वह पलट गई। यह मेरा बच्चा नहीं है। बकवास मत करो। क्लर्क हैरान रह गया। अभी अभी 3 छोटे साथी इस महिला के पीछे लपके थे। उसने सोचा था कि वे एक साथ थे। जब सू जियाओक्सियाओ ने 3 छोटे साथियों को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। तीनों छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसे गले लगा लिया। वह बैठ गई और उन तीनों के सिरों को एक एक करके थपथपाया। उसने राहत में कहा, आप दुकान में इंतजार करना जानते हैं। कितने स्मार्ट हैं। साल का अंत था और सड़कों पर बहुत सारे लोग थे। यदि कोई सावधान नहीं रहा तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। दुकानों में रहना अधिक सुरक्षित था, विशेष रूप से महंगी दुकानें जो महंगे गहने बेचती थीं। प्रशंसा किए जाने पर तीनों छोटे बच्चे शर्मा गए। क्या तुम्हें भूख लगी है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। तीनों छोटे साथी आज सुबह बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे और उन्होंने घर पर ठीक से खाना भी नहीं खाया। वे केवल बाहर आकर खेलना चाहते थे। उन तीनों ने सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ को याद आया कि पास में पकौड़ी और चिपचिपे चावल के गोले बेचने वाली एक दुकान थी। यह दंपति कई वर्षों से ऐसा कर रहा था और इसका स्वाद हमेशा अच्छा रहता था। इसके अलावा यह क्लिनिक की दिशा में ही था। सू जियाओक्सियाओ 3 छोटे बच्चों को स्टॉल पर ले आया। नाश्ते के बाद कोई और ग्राहक नहीं था। बॉस आसपास नहीं था और महिला बॉस स्टॉल के पीछे खड़ी होकर पकौड़ी लपेट रही थी। वहाँ एक 7 साल की बच्ची भी सब्जियां तोड़ने में मदद कर रही थी। वह अतिथि से मिलने वाली पहली महिला थी। उसने मकान मालकिन के कपड़े खींचे। माँ, वहाँ एक मेहमान है। महिला बॉस ने सू जियाओक्सियाओ को पहचान लिया। आखिरकार ऐसे बहुत से ग्राहक नहीं थे जो इतने मोटे हों। वह उसे लंबे समय तक याद रख सकती थी। मिस, क्या आप आज 2 कटोरी राइस वाइन ग्लूटिनस राइस बॉलर्स और 1 कटोरी मसालेदार सूप पकौड़ी लेंगी? उसने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। मुख्य व्यंजन बहुत बड़ा था। वह एक बार में 3 कटोरे खा सकती थी और दोनों कटोरे मीठे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह मोटी थी। वजन कम करने के लिए सू जियाओक्सियाओ ने खाने की इच्छा को रोकने का फैसला किया। उसने तीनों छोटे बच्चों से पूछा, क्या आप पकौड़ी या चिपचिपे चावल के गोले खाना चाहेंगे? उन तीनों ने कुछ नहीं कहा। महिला बॉस ने नीचे देखा और महसूस किया कि मोटी लड़की के बगल में 3 छोटी गेंदें थीं। छोटी गेंदें मनमोहक थीं। उनके चेहरे 3 भाग्यशाली गुड़ियों की तरह लाल थे जो नए साल की पेंटिंग बनाकर निकली थीं।
महिला बॉस ने इतने सुंदर बच्चे कभी नहीं देखे थे और वो पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, मिस, वे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने उस छोटी लड़की को देखा जो महिला बॉस के खिलाफ झुक रही थी और फिर 3 ईर्ष्यालु बच्चों को देखा। उसने गंभीरता से कहा, मेरे बेटे। तीनों छोटे बच्चे स्तब्ध रह गए। महिला बॉस भी दंग रह गईं। सू जियाओक्सियाओ 3 बच्चों की मां बनने के लिए बहुत छोटी थी। हालांकि इस अराजक दुनिया में ऐसी लड़कियां भी थीं जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। महिला बॉस मुस्कुराई और बोली, 3 बेटे। कितने भाग्यशाली हैं। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। सू जियाओक्सियाओ ने उन तीनों से फिर पूछा, पकौड़ी, चिपचिपे चावल के गोले, आप इनमें से क्या खाना चाहते हैं? तीनों छोटे बच्चों ने केवल इतना कहा, माँ। वह जानती थी कि ऐसा होगा। सू जियाओक्सियाओ ने खांसते हुए स्पष्ट उत्तर दिया, हाँ, तुम क्या खाना चाहते हो? 3 छोटी आंखें चमकीली थीं। सू शियाओक्सियाओ ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और धीरे से बुदबुदाया, मुझे इस तरह मत देखो। मैं पहली बार माँ बन रही हूँ। मैं शायद इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी। खाओ। छोटी फलियों में से एक ने पकौड़ी की ओर इशारा किया। सू जियाओक्सियाओ आश्चर्यचकित था। क्या उसने दूसरा शब्द इतनी जल्दी कह दिया? उसके माथे पर एक सर्पिल था। यह दाहू था। सफेद हेडबैंड वाला व्यक्ति इरहू था और नीला हेडबैंड वाला जियाओहू था। इरहू और जियोहू ने चिपचिपे चावल के गोले मांगे। वे चारों छोटी मेज के चारों ओर बैठ गए और गरम पकौड़ियां और चिपचिपे चावल के गोले परोसे गए। माँ, खाओ, उन तीनों ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, तुम लोग खाओ। मुझे भूख नहीं है। सावधान रहो। उन तीनों ने कटोरे का सामना किया और छोटी छोटी सांसें लीं। सू जियाओक्सियाओ ने अचानक उन तीनों की ओर देखा और कहा, क्या आप अपना नाम जानते हैं? वो उनके असली नाम जानना चाहती थी। उन तीनों ने अपना सिर झुकाया और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। सू जियाओक्सियाओ की आंखें चमक उठीं। तो फिर आपके नाम क्या हैं? उन तीनों ने अपनी छोटी छोटी छातियां पकड़ रखी थीं। दाहू, इरू, सियाओहू। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। उन तीनों का पेट भर जाने के बाद सू जियाओक्सियाओ उन्हें शहर के चिकित्सा केंद्र में ले आया। कल लड़ाई मेडिकल सेंटर के स्टाफ से दूर पिछली गली में हुई थी, इसलिए कोई भी उसे नहीं जानता था। ओल्ड फादर सू की चोटों को स्थिर करने के लिए एक्यूपंक्चर और जड़ी बूटियां अपरिहार्य थीं। मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट चाहिए। इसके अलावा वह रुकी और एक बार में 1 दर्जन जड़ी बूटियां सूचीबद्ध की। दुकानदार ने उसके लिए राशि की गणना की। यह 5 टन का था। पहली खरीद के बाद उसके पास केवल 2 टन चांदी बची थी। क्या यह सस्ता हो सकता है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। दुकानदार मंद मंद मुस्कुराया। आप कितना देना चाहते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मेरे हाथ में केवल 2 टन चांदी है। यदि आप चाहें तो मैं अंतर को भरने के लिए इसके बदले अपनी दवा ले सकता हूँ। दुकानदार गुस्से से हंसा। गांव की लड़की कितनी घमंडी है। वो बदले में अपनी दवा का सौदा करना चाहती थी। कौन सी दवा? क्या यह देहात की सड़ी हुई जड़ी बूटी थी? उसने रोंगन हॉल के बारे में क्या सोचा? रोंगन हॉल शहर का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है। आपके पास कौन सी अच्छी दवा है? हम एक गांव की लड़की से कुछ क्यों चाहेंगे? आप क्या पेशकश कर सकते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मेरी दवा बहुत अच्छी है। दुकानदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरी दवा को धोखा देने आए हो। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है। जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी शिकायत अधिकारियों को कर दूंगा। दूसरी मंजिल के कमरे में कढ़ाईदार कपड़े पहने एक युवक एक कुर्सी पर बैठा था। मेडिकल सेंटर का एक डॉक्टर उसके बाएं हाथ की जांच कर रहा था। विस्थापित क्षेत्र अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कढ़ाईदार कपड़े पहने युवक ने हाथ उठाया और डॉक्टर चतुराई से चला गया। खिड़की के पास खड़े गार्ड ने अचानक कहा, युवा मास्टर, देखो, यह अभी की लड़की है। युवक ने मुड़कर देखा। यह उसकी है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके बगल में 3 बच्चे थे। जैसे ही गार्ड ने इशारा किया, उसने अजीब तरीके से पूछा, यंग मास्टर, क्या उसने सचमुच
अभी अभी आपका हाथ दोबारा जोड़ा है। जब यंग मास्टर ने घोड़े को मारा तो वह सामने की भीड़ में था और उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। ब्रोकेड गाउन पहने युवक ने गुर्राया। गार्ड ने कहा, उसके कपड़े देखो। वो स्पष्ट रूप से एक गांव की लड़की है। वो यह क्यों जानती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह चिकित्सा भी जानती हो? आइए उसे यंग मास्टर के इलाज के लिए आमंत्रित करें। युवक चुप था। उसे अपनी विस्थापित भुजाओं को फिर से जोड़ने और दम घुटने वाले बच्चे को बचाने के लिए चिकित्सा कौशल जानना चाहिए। लेकिन अपने चचेरे भाई को ठीक करना। चचेरे भाई की पहचान विशेष है। अज्ञात मूल के किसी व्यक्ति से संपर्क न करना सबसे अच्छा है। मेडिकल सेंटर के डॉक्टर डोन की प्रतीक्षा करना बेहतर है। डॉक्टर डोन कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे और अपने चचेरे भाई के इलाज के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। सू जियाओक्सियाओ के मेडिकल सेंटर से बाहर आने के बाद उसने कहीं और देखने की योजना बनाई। कुछ कदम चलने के बाद उसे लगभग 50 वर्ष के एक व्यक्ति ने रोका। दूसरे पक्ष के कपड़े आम लोगों से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि उसकी कमर पर एक औषधीय लौकी लटक रही थी। वो एक चिकित्सक थे। चिकित्सक मुस्कुराया और अपने इरादे बताते हुए सू जियाओक्सियाओ की ओर हाथ मिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। तो आप उस समय जिंजी में थे। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को कैसे बचाया? डॉक्टर अजीब ढंग से मुस्कुराया। मुझे आशा है कि आप मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ लहराया। अरे, आप बहुत विनम्र हैं। क्या मार्गदर्शन? यदि आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में, डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूसरा पक्ष इतनी आसानी से मान गया है। यह उसकी अपेक्षा से भिन्न था। आप एक चिकित्सक हैं, ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने टोकरी से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और मुस्कुराया। मेरे पास यहाँ सोने की खराश की दवा की एक बोतल है। क्या आप इसे चाहते हैं? मैं इसे आपको सस्ते दाम पर बेच सकता हूँ। डॉक्टर ने उसके द्वारा निकाली गई छोटी चीनी मिट्टी की बोतल को देखा और नाराजगी से पूछा, अगर मैं आपकी दवा नहीं खरीदूंगा, तो क्या आप मुझे सिखाएंगी कि किसी को दम घुटने से कैसे बचाया जाए? हाँ, सू जियाओक्सियाओ ने बिना सोचे कहा। लेकिन क्या तुम्हें मुफ्तखोरी करने में शर्म नहीं आती? डॉक्टर अवाक रह गया। डॉक्टर के होंठ फड़कने लगे। उसने नकली मुस्कान के साथ पूछा, एक बोतल का कितना? सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ बढ़ाया। चूंकि हम एक ही उद्योग में हैं, मैं इसे आपको 5 टन चांदी में बेच दूंगी। डॉक्टर हैरान रह गया। 5 टेल, आप लूट क्यों नहीं लेते? सू जियाओक्सियाओ ने आकाश की ओर देखा और असहाय होकर कंधे उचकाए। तो फिर दूसरे क्लिनिकों को मुफ्तखोरी करने दो। डॉक्टर फिर अवाक रह गया। 15 मिनट बाद सू जियाओक्सियाओ के हाथ में 3 टन चांदी थी। यह कोई सौदा नहीं था। वह मोलभाव करना चाहता था, लेकिन एक काले दिल वाले मोटू ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके पास केवल 3 टन चांदी थी। सू जियाओक्सियाओ ने कहा कि वह इसे पाने के लिए उसके साथ घर जा सकती है। वह फुसफुसाया, अगर मेरी माँ को पता चला तो वह मुझे मारेगी। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। अंत में, बार बार बातचीत के बाद, उन्होंने अंतर को दूर करने के लिए चांदी की सुइयों और कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का एक नया सेट इस्तेमाल किया। हालांकि, उसके पास वे 2 जड़ी बूटियां नहीं थीं जिनकी सू जियाओक्सियाओ को फिलहाल जरूरत थी। उन्होंने सू जियाओक्सियाओ को 3 दिन बाद सामान लेने के लिए अपने परिवार की दवा की दुकान पर जाने के लिए कहा। रोंगन हॉल वास्तव में उस चीज के लिए 5 टन चांदी चाहता है जिसका निपटान 2 टन चांदी से किया जा सकता है। कितना घृणित है! डॉक्टर अवाक रह गया। यह बर्तन द्वारा केतली को काला कहने का मामला था। जब वह आज सुबह चली गई, तो सू जियाओक्सियाओ डैडी सू के लिए दवा खरीदने के लिए अपने पास मौजूद सारे पैसे का उपयोग करने के लिए तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से, न केवल उसने एक भी सेंट खर्च नहीं किया, बल्कि उसने 3 टन भी कमाए। इस तरह, उसके हाथ में 5 टन चांदी होगी। सू जियाओक्सियाओ पैसे लेकर बाजार गया और लाल बीन्स, हरी बीन्स, ब्राउन शुगर और ग्लूटिनस चावल नूडल्स खरीदे। प्रत्येक का वजन 10 कैटीज था। सफेद तिल और काले तिल प्रत्येक का वजन 1 बिल्ली था।
उसका परिवार खाने में भी सक्षम था। पिछली बार उसने जो मांस खरीदा था वह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह फिर से बाजार में मांस की दुकान पर गई और 5 किलोग्राम सुअर की पसलियां, 5 किलोग्राम सुअर का पेट और 5 किलोग्राम सुअर का मांस टेंडरलॉइन मांगा। मुझे कुछ और पाउंड वसा दो। मोटे मांस को चर्बी में परिष्कृत किया जा सकता है। इसके अलावा तैयार चर्बी कुरकुरी और स्वादिष्ट थी। मिस, क्या आप इतना सारा मांस खत्म कर सकती हैं? कसाई ने उत्सुकता से पूछा। घर पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम इसे खत्म कर सकते हैं, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। वो यह सब तुरंत नहीं खाती थी, जैसे कि सुअर की पसलियां। ग्रामीण प्रत्येक भोजन में मांस नहीं खाते थे। उनके लिए महीने में 2 बार मांस खाना पहले से ही दुर्लभ था। यह मोटी लड़की दिखने में साधारण थी, लेकिन वास्तव में वह काफी उदार थी। यह सच था, अगर वह इतना मांस न खाती तो इतनी मोटी न होती। वह मोटे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत, उन्हें लगा कि मोटा होना एक वरदान है। युवा कसाई लेटस के पत्ते के साथ सुअर की पसलियों को तिरछा करना और सू जियाओक्सियाओ को सौंपना नहीं भूला। सुअर की पसलियों की एक बिल्ली के लिए 20 तांबे के सिक्के, मांस की एक बिल्ली के लिए 13 तांबे के सिक्के और वसा की एक बिल्ली के लिए 8 तांबे के सिक्के। यह कुल 420 तांबे के सिक्के हैं। मैं आपसे 400 तांबे के सिक्के लूंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ सुअर की खाल दूंगा। हालांकि इसे सुअर की खाल कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह मांस था। यह 500 ग्राम का था। 2 किडनी भी हैं। क्या आप उन्हें चाहती हैं, मिस? यदि आप ऐसा करेगी, तो मैं उन्हें आपको दे दूंगा। मैं जो चाहता हूँ। वी टिंग की रीढ़ को पोषण देने के लिए उसने इसे वापस ले लिया। वो एक छोटा सा व्यवसाय चला रहा था और उसे ज्यादा मुनाफा नहीं था। कसाई ने पहले ही इसे बहुत सस्ते में ले लिया था। बदले में सू जियाओक्सियाओ ने टोकरी से ब्रेस्ड भोजन का एक कटोरा निकाला और उसे स्टाल पर रख दिया। कसाई ने पीछे मुड़कर देखा और उसे भुनी हुई आंतों का एक अतिरिक्त कटोरा दिखाई दिया। उसने झट से कहा, मिस, आपकी आंतें। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से अपना सिर हिलाया। नहीं, वे आपके हैं। कसाई अवाक रह गया। सू जियाओक्सियाओ ने छोटी फलियों के साथ बाजार में घूमना जारी रखा। वास्तव में सूखे बेर की सब्जियां हैं। यह सूखे सामान बेचने वाली एक दुकान थी। सूखे आलू बुखारे की एक टोकरी को छोड़कर लगभग सभी अन्य सूखे सामान बिक गए। यह कितने का है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। बुढ़िया जो किराने का सामान खरीद रही थी, उसने अधीरता से उसकी ओर देखा और कहा, 50 तांबे के सिक्के, सब तुम्हारे लिए। ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने इसे आसानी से खरीद लिया। बुढ़िया अवाक रह गई। उसे बोली न लगाने का अफसोस है। सू जियाओक्सियाओ कुछ मसाले खरीदने गया। वह बाजार के प्रवेश द्वार पर गई और उसे एहसास हुआ कि ओडली अभी भी वहीं था। बैलगाड़ी का सामान बिक चुका था और छोटा वो उस पर बैठा था। वह मुस्कुराए और आगे बढ़ गई। दादाजी ली, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे मत बताना कि आप यहाँ विशेष रूप से मेरा इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी ली का गला रुंध गया और उसने गंभीरता से कहा, मैं बस 2 और लोगों को ले जाना चाहता हूँ। मैं व्यर्थ यात्रा नहीं कर सकता। छोटे वू ने कुछ नहीं कहा। अभी पड़ोसी गांव के 3 लोग बैलगाड़ी लेना चाहते थे, लेकिन ओडली ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। सू जियाओक्सियाओ ने बच्चे को बैलगाड़ी पर बिठाया। मैं तुम्हें 4 लोगों का किराया दूंगा। वह 2 के लायक थी। 3 छोटे साथी एक थे, और उसने जो सामान खरीदा था वह एक था। ओल्डली ने अस्पष्ट उत्तर दिया। जब वह कार से बाहर निकला, तो उसने उसका केवल एक किराया स्वीकार किया। जब वह घर पहुंची, तो सू जियाओक्सियाओ को एहसास हुआ कि हर कोई बाहर गया था। उसने वेई टिंग के कमरे में प्रवेश किया और पूछा, मेरे पिता और भाई कहाँ हैं? वेई टिंग ने उसकी ओर पीठ की और शांति से कहा, वे अभी बाहर गए थे। क्या उन्होंने बताया कि वे कहाँ जा रहे थे? नहीं। ओह। सू जियाओक्सियाओ घूमा और खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। वेई टिंग ने उसे रोका। मेरी दवा कहाँ है? केवल एक बोतल ही क्यों बची है? दूसरी बोतल कहाँ गई? बेच दिया, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। वेई टिंग ने भौहें चढ़ा दी। कौन?
किसने तुम्हें मेरी दवा बेचने के लिए कहा? वह बहुत कीमती औषधि थी। इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सू जियाओक्सियाओ हंसा। कृपया अपनी स्थिति को समझें। आप खाते हैं, पीते हैं और मेरे साथ रहते हैं। आपने मेरी प्राथमिक चिकित्सा किट लगभग खत्म कर दी है। सोने की पीड़ादायक दवा की एक बोतल बेचने में क्या गलत है? वेई टिंग ने इसे ठंड से पकड़ रखा था। सू जियाओक्सियाओ ने सोच समझकर कहा, इसके अलावा, दवा की 2 बोतलों के अलावा, आपके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं है। क्या आप अपने साथ पैसे नहीं लाते? वेई टिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारे पास पैसा तो होगा ही ना। तुमने उसे कहाँ छुपाया? वेई टिंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने मुझे बहुत पहले नहीं खोजा था? अगर मैंने पैसे छुपाए होते, तो क्या तुम्हें वह नहीं मिलते? सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। तो फिर यह कहीं और छिपा है। वेई टिंग की पीठ अभी भी उसकी ओर थी। मुझे धोखा देने की कोशिश करना बंद करो। हे, कितना सतर्क है। सू जियाओक्सियाओ नाराज नहीं था। उसने उसके चौड़े कंधों और शक्तिशाली पीठ को देखा और दबंगई से कहा, मैंने आपके भोजन, कपड़े और दवा पर बहुत पैसा खर्च किया है। यदि आप इसे भविष्य में नहीं चुका सकते हैं, तो आप अपने शरीर से भुगतान करेंगे। वेई टिंग अवाक थे। रात में भी फादर सू और दूसरा कुत्ता सू वापस नहीं आए। सू जियाओक्सियाओ केवल 3 छोटे बच्चों और वेई टिंग के लिए रात का खाना बना सकती थी। रात के खाने के बाद उसने तीनों बच्चों को नहलाया। पानी डालने के बाद जब वह अपने कमरे में लौटी, तो 3 छोटे साथी भी वहां थे, प्रत्येक के पास एक छोटा तकिया था। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, क्या आप क्या कर रहे हैं? दाहू ने कहा, माँ के साथ सो रहा हूँ। एरहू ने अगले दरवाजे की ओर इशारा किया। न्यूदान अपनी माँ के साथ सोता है। जियाओहू ने सू जियाओ के पैर को गले लगाया और अपना प्यारा सिर उठाया। उसने बचकानी आवाज में कहा, जियाओहू, माँ के साथ सो जाओ। अनुरोध करें, वास्तविक मामलों की सूची बनाएं, अच्छा व्यवहार करें। यह एक संगठित और विभाजित ऑपरेशन था। सू जियाओक्सियाओ ने उन्हें गंभीरता से गले लगाया। 3 छोटी आंखें चारों ओर घूम गईं। अंधेरा, दाहू ने सू इर्गो के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। डरा हुआ, इरहू ने जारी रखा। हाँ, सियाओहू ने गंभीरता से सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। बस एक बार, उसने सख्ती से कहा। कल तुम लोग पश्चिम वाले कमरे में जाकर सो जाना। तीनों छोटे बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने कंबल फैलाया, तीनों छोटे बच्चों के कपड़े उतारे और उन्हें बिस्तर पर ले गया। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? उसकी नजर कंबल के नीचे लेटे तीनों बच्चों पर पड़ी। तीनों छोटे बच्चों ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें झपकाईं। वे अपना शुभरात्रि किस चाहते थे। अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। सू जियाओक्सियाओ ने गहरे भाव के साथ तीनों बच्चों के ऊपर कंबल खींच लिया। किसकी योजना विफल रही? तीनों छोटे बच्चों ने अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और आज्ञाकारी रूप से बात करना बंद कर दिया। बच्चे खुशी से खेलते थे और जल्दी सो जाते थे। कुछ देर बाद ही बिस्तर से उनके खर्राटों की आवाज आने लगी। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाए और उन 3 बच्चों की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ का उसके साथ रहना कैसा होता है, लेकिन वो बेवजह किसी और की अस्थायी माँ बन गई। कुछ लोग बारिश में रहने के बाद दूसरों के लिए छाते पकड़ना चाहते थे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने माता पिता के ठंडे जीन विरासत में मिले। देर रात हो चुकी थी जब पिता और पुत्र अपने थके हुए शरीरों को वापस खींच रहे थे। जब वे घर पहुंचे, तो बूढ़े पिता सू बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। सू जियाओक्सियाओ ने सूप और चावल का एक कटोरा निकाला और सू इर्गो को दिया। आज आप कहाँ गए थे? पिताजी को क्या हुआ? आमतौर पर, सू चेंग जब घर लौटता था तो सबसे पहला काम अपनी बेटी की तलाश करता था। आज की रात स्पष्ट रूप से असामान्य थी। सू इर्गो ने सूप लिया और चावल का एक घूंट लिया। वह फुसफुसाए, अंकल चेंग चले गए। वह 5 दिन पहले गायब हो गए। पिता को आज ही खबर मिली और वो उन्हें दफनाने के लिए दौड़ पड़े।
अंकल चेंग कौन है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। सू एर्गो ने आह भरी। पिताजी का एक भाई कुछ मिशनों पर पिता के साथ जाता था। उनके पैर अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इन सभी वर्षों में वह शहर में एक अल्पकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और उनका जीवन कठिन था। जब पिता अपने चरम पर थे, तो कई लोग पिता का समर्थन करने आए थे। जब पिता ने नौकरी छोड़ दी, तब भी केवल अंकल चेंग ही पिता के साथ बातचीत करने के इच्छुक थे। क्या आपको याद नहीं है? जब आप छोटे थे, तो आप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और आपके पास मेडिकल सेंटर जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह चाचा थे। चेंग ने अपने परिवार की बूढ़ी गाय को बेचकर हमें आपकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे दिए। यह तब था जब सू दया 7 साल की थी। सू एर्गो 5 साल की थी। वह बहुत बीमार थी और उसे बुखार था। इसलिए केवल सू एर्गो को अपने परिवार की निराशा और अंकल चेंग द्वारा लाए गए जीवन के नए पट्टे की याद आई। झांग दाओ एक कृतघ्न व्यक्ति था, जबकि अंकल चेंग एक वफादार व्यक्ति था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े पिता सू इतने दुखी थे। सू एर्गो वास्तव में बहुत दुखी थी। पिछले कुछ वर्षों में चेंग परिवार ने अंकल चेंग की बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। अंकल चेंग के चले जाने के बाद वह अपने पीछे एक अनाथ, एक विधवा और एक बूढ़ी मां छोड़ गए। कर्ज चुकाने की बात तो दूर, वे अब जीवित भी नहीं रह सकते। कमरे में कोई लैंप नहीं था, इसलिए सू चेंग स्तब्ध होकर कुर्सी पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पिताजी, यह मैं हूँ। क्या आप सो रहे हैं? मैं अंदर आ रहा हूँ। इसके साथ ही सू जियाओक्सियाओ सू चेंग के लिए सूप और चावल का एक कटोरा लेकर आया। उसने दीपक नहीं जलाया। केंद्रीय कक्ष से मोमबत्ती की धीमी रोशनी चमक रही थी। यह बहुत उज्ज्वल नहीं था और सू चेंग की निराशा छिपी हुई थी। सू चेंग अपनी बेटी के सामने ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उन्होंने सामान्य स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है। सू जियाओक्सियाओ ने उसे एक नोट सौंपा। इसे लें। सू चेंग ने पूछा, क्या? आईओयू? सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू चेंग को समझ नहीं आया। सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ खींचा और आईओयू को अपनी हथेली में रख लिया। उसे टोंगशिंग पर अभी भी 15 टेल्स का बकाया है। जब वह पैसे लौटा दे, तो इसे चेंग परिवार के पास ले जाना। सू चेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और आश्चर्य से अपनी मोटी बेटी की ओर देखा। सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ छोड़ दिया और उसके बगल में स्टूल पर बैठ गया। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास अभी भी 4 टेल हैं। बस, बहुत हो गया। सू चेंग का गला रुंध गया। हमारा 3 लोगों का परिवार कुछ कर सकता है। हम निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे। सू जियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि लोगों को कैसे आराम देना है। वह नहीं जानती थी कि ऐसा कहने से फादर सू को अच्छा महसूस होगा या नहीं। मैं भविष्य में उन रूज और सौंदर्य प्रसाधनों को नहीं खरीदूंगा, नहीं मैं जिन जी के स्नैक्स खाऊंगा। खर्च बड़े नहीं होंगे। मुझे याद है कि हमारे परिवार के पास जमीन है। जब वे ईटिंग ठीक हो जाएंगे, तो उन्हें खेती करने दें। हमारे परिवार के पास भोजन होगा और हम कुछ राशि बचा सकते हैं। देखो, यह काफी है ना? वह संभल कर बोली। सू चेंग का गला इतना सूज गया था कि वह बोल नहीं पा रहे थे। एक अच्छे भाई के निधन के लिए और उसकी समझदार बेटी के लिए। सू जियाओक्सियाओ ने तब प्रहार किया जब लोहा गर्म था। पिताजी, आइए भविष्य में उचित व्यवसाय करें और ग्रामीणों से पैसे न वसूलें, ठीक है? अगले दिन सू जियाओक्सियाओ ने खुद को गर्म कंबल से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। कल रात उसने इसे आसान बना दिया था। वास्तव में वह इतनी आशावादी कैसे हो सकती है? अचानक 15 टन चांदी खोने से इस गरीब परिवार की स्थिति और खराब हो गई। यह सच है कि घर पर 3 लोग थे, लेकिन खाने के लिए 7 कौर भी इंतजार कर रहे थे। वे सभी बेकार थे, गंभीर रूप से घायल वे टीम को छोड़कर। यह आदमी ठीक होने के बाद किसी काम का नहीं रह जाएगा। आखिरकार तीनों छोटे बच्चे खूब खा सकते हैं, इसलिए उनके पिता की भूख भी खराब नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य से मैंने कल सामग्री खरीदी। मैंने आज व्यापार करने की योजना बनाई है
इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। सू जियाओक्सियाओ ने अलमारी खोली और आटे से भरा एक बड़ा भिक्षा पात्र निकाला। प्राचीन काल में खमीर नहीं होता था। लोग किण्वित पुराने नूडल्स या वाइन का उपयोग करते थे। उसने पुराने नूडल्स का इस्तेमाल किया। पुराने नूडल्स के किण्वन की अवधि तापमान के अनुसार भिन्न होती है। सामान्यतया पर्यावरण का तापमान जितना अधिक होगा, किण्वन करना उतना ही आसान होगा। गर्मियों में यह आमतौर पर 4 घंटे का होता था। सर्दियों में यह 8 घंटे का होता था। वह आमतौर पर सोने से पहले आटा गूंथती थी। जब वह अगली सुबह उठी तो वह लगभग किण्वित हो चुका था। आटे के उठने का इंतजार करते हुए सू जियाओक्सियाओ ने लाल बीन और हरी बीन को 2 बर्तनों में उबाला। उसने सूखे बेर की सब्जियां भी उबाली और ब्रेस्ड पोर्क बेली निकाल ली। वह कुरकुरी पेस्ट्री बनाना चाहती थी, इसलिए उसे तेल वाली पेस्ट्री की एक परत की आवश्यकता थी। तेल की पेस्ट्री पकाना कठिन नहीं था। ताजे अंडे की जर्दी के तरल में चर्बी और सफेद आटा मिलाने के बाद तेल पेस्ट्री तैयार करने का समय था। त्वचा को तेल की एक परत में लपेटा गया था, जिससे बनावट और भी अधिक तैलीय और मुलायम हो गई थी। उसने कुल 3 फिलिंग्स बनाई, लाल बीन, हरी बीन और सूखे बेर। अंत में उसकी स्टफिंग खत्म हो गई और केवल थोड़ा सा आटा बचा था। अचानक उसने कुछ मोटी आंत के कुरकुरे और ब्राउन शुगर के कुरकुरे बना दिए। दीदी, फिर क्या स्वादिष्ट खाना बनाया। पेशाब करने की इच्छा से सुएर्गो जाग गई। वह शौचालय गया और खुशबू से रसोई की ओर आकर्षित हो गया। वह अभी भी आधा सो रहा था, लेकिन इसने उसे खाने से नहीं रोका। उसने लापरवाही से एक बिस्किट उठाया और उसे चबा लिया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, यह गर्म है। हॉवल, सुएर्गो के मुंह में एक बुलबुला दिखाई दिया। वह अब जाग रहा था और उसकी जीभ सूज गई थी। हालांकि इसने उसे अपनी बहन के पैनकेक खाने से नहीं रोका। दीदी, आपके पैनकेक जिंजी के ओस्मेंथस केक से भी बेहतर हैं। वह ब्राउन शुगर खा रहा था। चीनी पूरी तरह पिघल गई थी और उसमें चर्बी की हल्की सी महक आ गई थी। यह बहुत स्वादिष्ट था। सू जियाओक्सियाओ ने उसे प्रत्येक स्वाद में से एक को आजमाने दिया। क्या आपका पेट भर गया है? ओह, बहुत ज्यादा। फिर अपना सामान पैक करो और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। सुएर्गो स्तब्ध रह गया। कौन सा काम? 15 मिनट बाद भाई बहन टोकरी को शहर ले गए। दीदी, हम इसे कहाँ बेचने जा रहे हैं? बाजार, सुएर्गो ने पूछा। आम लोगों को पहली बार व्यवसाय करने को लेकर आपत्ति हो सकती है। सुएर्गो प्रतिभाशाली थे और उनकी त्वचा इतनी मोटी थी कि उन्हें जूते के तलवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या उससे आरक्षण होगा? यह असंभव था। बाजार नहीं, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सुएर्गो ने उत्सुकता से पूछा, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जिंजी। कोई रास्ता नहीं, बहन। क्या आप जिंजी को पैनकेक बेचने जा रही हैं? अगर कल से पहले की बात होती तो शायद उसने ये कोशिश की होती। हालांकि रोंगन हॉल की घटना का अनुभव करने के बाद उसे समझ आया कि उसके जैसी एक छोटे से गांव की लड़की इन दुकानों के लायक नहीं थी। आइए जिंजी के सामने चलें। सुएर्गो अवाक रह गया। दीदी, जिंजी स्नैक्स बेचते हैं। कितने लोगों ने जिंजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुकानें खोली लेकिन बाद में बंद हो गईं। क्या हम जिंजी के खिलाफ जीत सकते हैं? सू जियाओक्सियाओ ने लापरवाही से कहा, व्यवसाय छीनो। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम 2 टोकरी पैनकेक के साथ इतने सारे लोगों को नहीं बेच सकते। हालांकि यह अच्छा है कि आपकी यह महत्वाकांक्षा है। शायद एक दिन हम वास्तव में जिंजी से व्यवसाय छीन सकते हैं। सुएर्गो ने बुदबुदाते हुए कहा, दीदी, तुम्हें मुझसे ज्यादा दिवास्वप्न देखना क्यों पसंद है? सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। ठीक है, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। प्राचीन काल में नगर प्रवर्तन अधिकारी नहीं होते थे। जब तक वे दुकान के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध नहीं करते, वे आमतौर पर जहां चाहे वहां स्टॉल लगा सकते थे। निस्संदेह, यदि उन्होंने दुकान के संचालन को प्रभावित किया, तो दुकान मालिकों द्वारा उन्हें भगा दिया जाएगा। जिंजी के सामने आभूषण की दुकान देर से खुली। स्टॉल लगाने का यह सही समय था। ओसमंथस केक का पहला पॉट तैयार होने वाला था। दरवाजे पर लंबी लाइन लगी थी।
सू एर्गो ने जितना अधिक उन्हें देखा, उतना ही उसे लगा कि वह आज उनमें से कुछ भी नहीं बेच पाएगा। सू जियाओक्सियाओ को एक उपयुक्त स्थान मिला और उसने बिस्किट निकाला। उनके पास कोई स्टॉल नहीं था। जाने से पहले सू जियाओक्सियाओ ने अपनी गर्दन के चारों ओर एक बांस की छलनी ट्रे बनाई। सुनहरी पेस्ट्री ट्रे पर करीने से रखी हुई थी। यदि यह कोई अन्य विक्रेता होता तो शायद उन्होंने उतना ध्यान आकर्षित नहीं किया होता, लेकिन सू जियाओक्सियाओ 200 पाउंड का मोटा आदमी था। कौन उसके पास आएगा और उसकी ओर 2 बार नहीं देखेगा? यहाँ तक जो लोग जिनके स्नैक्स के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, वे भी उसे बार बार देखने से नहीं रोक सके। बहन, मुझे पैनकेक परोसने दो, सू एर्गो ने कहा। कोई जरूरत नहीं, आपके पास एक और मिशन है। सू जियाओक्सियाओ ने एक पेस्ट्री उठाई और सू एर्गो को दे दी। खाओ, सू एर्गो, क्या हम इसे नहीं बेच रहे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आप नहीं समझे। इसे ईटिंग ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। सू एर्गो अवाक थी। सू एर्गो पहले से ही अपनी बहन के असामान्य व्यवहार का आदी हो चुका था, क्योंकि उसका सिर टूट गया था। चूंकि उसकी बहन चाहती थी कि वह इसे खाए, इसलिए वह इसे खाएगा। जब वह तीसरे पैनकेक पर था, तो एक युवा लड़की अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ, मैं वो खाना चाहती हूँ। माँ बेटी आगे चल दी। महिला ने पूछा, तुम्हारे पैनकेक कितने के हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, एक के लिए 10 तांबे के सिक्के। 3 स्वाद हैं। सफेद तिल वाले में लाल बीन भरा होता है, काले तिल वाले में सूखी सब्जी का मांस भरा होता है, और डबल तिल वाले में हरी बीन भरी होती है। महिला ने भौहें सिकोड़कर कहा, मीट बंस केवल 2 तांबे के सिक्के हैं। आप 10 तांबे के सिक्कों के लिए हथेली के आकार का पैनकेक बेच रहे हैं। यह बहुत महंगा है। सू जियाओक्सियाओ ने धैर्यपूर्वक समझाया, इसमें बहुत अधिक चीनी है। यह बहुत मीठा है। सूखे बेर की सब्जियों में मांस है और इसमें बहुत सारा भराव है। प्राचीन काल में चीनी महंगी होती थी। लागत स्पष्ट थी। यह पहले से ही अंतरात्मा की कीमत थी। आप इसे पहले क्यों नहीं आजमाते? यदि यह स्वादिष्ट है तो आप इसे खरीद सकते हैं। आह! महिला सन रह गई। सू जियाओक्सियाओ ने अपना हाथ साफ धुंध में लपेटा और 3 पैनकेक काटे। उसने महिला और उसके बच्चे को प्रत्येक स्वाद का एक छोटा टुकड़ा चखने दिया। माँ, यह स्वादिष्ट है। एक बार तो महिला ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि गांव की लड़की द्वारा बेचे गए स्नैक्स का स्वाद अच्छा नहीं होगा, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना स्वादिष्ट होगा। इसके अलावा, उसने देखा कि पैनकेक काटते समय लिटिल फैटी की हरकतें बहुत साफ थीं। प्रत्येक में से 2, महिला ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने एक साफ बांस की पत्ती वाला पैनकेक निकाला। चूंकि आप हमारे पहले ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको एक अतिरिक्त दूंगा। आपको कौन सा स्वाद चाहिए? आपको कौन सा सबसे बेहतर लगता है? महिला ने अपनी बेटी से पूछा। छोटी लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे वे सभी पसंद हैं। मुझे सूखे बेर की सब्जियों के साथ एक दे दो, महिला ने कहा। ठीक है। सू जियाओक्सियाओ ने लपेटा हुआ बिस्किट महिला को दिया। महिला ने अपना पर्स निकाला। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, एर्गो, पैसे इकट्ठा करो। अपने बैग में अचानक प्रकट हुए 60 तांबे के सिक्कों को देखकर सू एर्गो को यह अविश्वसनीय लगा। यह कितना समय था? वह पहले ही इतना कमा चुका था। यह उसके और उसके पिता के घर घर जाकर पैसे वसूलने से भी तेज था। माँ बेटी का रिएक्शन सबने देखा। कुछ लोगों को संदेह था कि यह एक कृत्य था, जबकि अन्य वास्तव में उत्सुक थे। अचानक जिनजी के प्रवेश द्वार पर टीम में एक युवा विद्वान चिल्लाया, अय्या! यह वह है। उसके सामने वाले साथी ने सिर घुमाकर पूछा, कौन है? मैंने तुमसे कल मेरे साथ जिनजी आने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं आए। तुम चूक गए। विद्वान ने सू जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया और कहा, वह गांव की वह मोटी लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने दम तोड़ रहे बच्चे को बचाया था। आह, यह सही है। यह वह है। जिस व्यक्ति ने यह कहा वह बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अभी अभी नाश्ते का पहला डिब्बा खरीदा था। जब सू जियाओक्सियाओ ने बच्चे को बचाया तो वह भी वहीं था।
विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसके लिए पैनकेक खरीदने जाऊंगा। उसका साथी घबरा गया। अरे, अगले 2 घंटे में हमारी बारी है। हम लगभग 1 घंटे से कतार में हैं। विद्वान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बिना पीछे देखे सड़क पार कर गया। महिला, क्या आप मुझे याद करती हैं? हम मिले हैं। ठीक है, मैं कल ऊपर था और आप लॉबी में थे। आप लोगों को बचाने में व्यस्त थे, इसलिए शायद आपने मुझे नहीं देखा। सू ज्याओक्सियाओ समझ गया, यह जिन जी का मेहमान था। विद्वान ने अपने हाथ में लगे फोल्डिंग पंखे को थपथपाया और कहा, आपके पैनकेक बहुत साधारण दिखते हैं। जिन जी के पास भी ऐसे पैनकेक हैं। सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, लेकिन मेरा बेहतर है। हाँ, विद्वान हंसा। वह उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि उसे बस यह महसूस हुआ कि गांव की यह छोटी मोटी लड़की थोड़ी प्यारी थी। अगर इसका स्वाद खराब है, तो मैं भी इसे खरीद लूंगा क्योंकि एक नायिका के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे 10 दे दो। सू जियाओक्सियाओ ने उसके लिए 10 लपेटे। विद्वान हैरान था, आपने मुझे एक क्यों नहीं दिया? महिला ने अभी केवल 6 खरीदे हैं। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, यह व्यवसाय है। यदि आप कल पहले आते हैं, तो मैं आपको एक दूंगा, भले ही आप केवल एक ही खरीदें। विद्वान जलपान का लालची नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वादिष्ट होगा। वह तो बस उसे चिढ़ा रहा था। वह कल नहीं आएगा। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, क्या आपके पैनकेक का कोई नाम है? जिन जी का नाम सुपियाओ है। सू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वाइफ केक। विद्वान अवाक रह गया। स्नैक्स उम्मीद से अधिक आसानी से बिके। 1 घंटे से भी कम समय में सभी 100 पैनकेक बिक गए। अगर वे बाजार जाते तो इतनी जल्दी नहीं बेच पाते। आखिरकार उसने बहुत ऊंची कीमत तय की थी। जो आम लोग बाजार जाते थे, वे एक छोटे नाश्ते पर 10 तांबे के सिक्के खर्च करने को तैयार नहीं होते होंगे। बेशक, जिन जी के ग्राहकों के पास पैसे की कमी नहीं थी। यदि वह अपना सामान जिन जी से सस्ता बनाती, तो इतने सारे लोग इसे नहीं खरीदते। इसके अलावा, उनमें लोगों को बचाने की अद्भुत क्षमता थी और उन्होंने अपने ग्राहकों का विश्वास भी अर्जित किया। अंत में, एक छोटी सी नौटंकी थी पफ पेस्ट्री का नाम। पत्नी केक, कितना नवीन। उसके खाना पकाने के उपकरणों की सीमाओं के कारण, उसके द्वारा बनाए गए पैनकेक उसके पिछले जीवन के पैनकेक से बहुत अलग थे। हालांकि, प्राचीन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी सभी प्रकार के परिरक्षकों और योजकों को नहीं खाया था, इस पेस्ट्री का स्वाद पहले से ही बहुत अद्भुत था। जब उन्होंने स्टॉल बंद किया, तो सू इर्गो धूर्तता से मुस्कुराई। बहन, अंदाजा लगाओ कि आज हमने कितने तांबे के सिक्के कमाए।